हाँ सर हो गया। ओके सर। सर अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, तो बेसिकली बिजनेस साइकिल के बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ। सर ये लास्ट वीक मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लास दिया था लॉ का। ऑलरेडी उसका जिन लोगों का सामने एग्जाम है, मैं लॉ का कनेक्टेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सर। टॉपिक का नाम है बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो एक तरफ इकोनॉमिक्स में उधर मार्केट का टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये एक हटके टॉपिक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट पार्ट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब ये बिजनेस साइकिल क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अब बिजनेस साइकिल सिर्फ एक टॉपिक नहीं है सर, ये ना एक मार्केट सिचुएशंस है। हर बिजनेस को ना ये फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग साइकिल चढ़ते हैं ना सर, साइकिल चढ़ते हैं ना। अब साइकिल में जब हम लोग चढ़ते हैं तो साइकिल का क्या होता है, उसका जो चक्का होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल का जो इसके कारण तो उसका जो टायर होता है बेसिकली, चाहे साइकिल में चढ़ो चाहे आप कार में चढ़ो, उसके जो टायर होता है उसका एक साइकिल चलता है ना। एक साइक्लिक वे में वो टायर घूमता है और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। सर इसके साथ बिजनेस साइकिल के साथ आप साइकिल का कंपैरिजन कर दिए या बाइक का या फिर फोर व्हीलर का, मे भी आपको ऐसा थोड़ा सा अजीब फील होगा, लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट सर कि ये साइकिल वर्ड यही से आया है। साइकिल का मतलब होता है कि चक्र। ठीक है, चक्र मतलब जो घूम फिर के एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन चलता रहता है। ठीक है, कभी मतलब ये जैसे दुनिया भी घूम रहा है सर अपने साइकिल के ऊपर, है ना। मतलब ये जो अर्थ है ये भी ऑर्बिट कर रहा है अपने अपने जो जो जिस एरिया में अर्थ अपना एरिया बना के रखा है सर, अपने अक्ष बोलो या कक्ष जो भी बोलो, उसका जो पूरा स्पेस में घूम रहा है वो भी एक साइकिल की तरह हो रहा है। हाँ, थोड़ा अपना पैटर्न अलग है उसका। लेकिन बात है सर कि इसमें ना सुख दुख सारा चीज होता रहता है। मतलब कहने का मतलब है बिजनेस का भी ना सुख दुख होता है। कभी बिजनेस में खुशी का टाइम आता है, कभी बिजनेस में दुख का टाइम आता है, कभी बिजनेस में ना सुख है ना दुख है, एक चल रहा है, एक चल रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ। इस बात को करने के पीछे मैं आपको बिजनेस रिलेटेड एक सुख दुख चक्रवत परिवर्तित है सर, ये गीता का एक श्लोक है। कहा जाता है कि जिंदगी एक ऐसा साइकिल है जिसमें सुख और दुख मतलब हैप्पीनेस एंड सॉरोनेस, ठीक है, ये दोनों घुमा घुमा फिरा के आता रहता है। ठीक है, सो सुख दुख चक्रवत परिवर्तित है और ये परिवर्तन भी होता है। मतलब अब बिजनेस में भी क्या ऐसा होता है सर, अरे वही यही कारण मैं आपको बोला तो कि ये टॉपिक एक बहुत ही अजब टॉपिक है जो एक इंसान को भी फेस करना पड़ता है, समाज को, दुनिया को, सिमिलरली बिजनेस को भी फेस करना पड़ता है। अब आपके मन में चल रहा है सर बिजनेस में इस तरह का चीज क्यों होता है और इसको जान के हमें क्या गेन होगा। मतलब क्या हम मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप बिजनेस को एनालिसिस कर पाओगे तो आप बिजनेस रिलेटेड जो मार्केट है, लाइक स्टॉक मार्केट, लाइक इन्वेस्टमेंट मार्केट, लाइक नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट मार्केट, एनी काइंड ऑफ बिजनेस एनालिसिस यू कैन डू विद दिस बिजनेस साइकिल कॉन्सेप्ट। चलो मैं देरी नहीं करूंगा, आपको डायरेक्टली पॉइंट पे आके समझाने का कोशिश करता हूँ सर कि बिजनेस साइकिल क्या है और इस बिजनेस साइकिल पे क्यों बिजनेस कायम है। ठीक है, ठीक तो अभी है नहीं पर ठीक होगा। सर ये इकोनॉमिक्स का ही एक चैप्टर है, नॉर्मली सीए फाउंडेशन लेवल में इसको डिटेल्स में पढ़ाया गया। ठीक है सर, तो और नॉट जस्ट इन सीए फाउंडेशंस, इवन इन आल्सो बीकॉम लेवल, मास्टर डिग्री लेवल। ठीक है, एमबीए में भी इसको काफी डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। और ऐसे तो हर एक बिजनेस प्रोफेशन में उसको ये कॉन्सेप्ट नॉलेज डेवलप करना चाहिए, ईच एंड एवरी बिजनेस पर्सन। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बिजनेस साइकिल को नहीं समझोगे तो फिर आप बिजनेस के बारे में कभी भी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। तो जो लोग एंटरप्रेन्योर है सर, जो लोग एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर जो भी बोलो आप, ठीक है, अ, वो एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट वो तभी समझ पाएगा। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप ये कोई ऐसा नहीं कि
जब मर्जी हो जाए ऐसा नहीं, उसको ना समझना पड़ता है, उसके लिए बिजनेस साइकिल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। So explain the meaning of business cycle, describe the different phase of business cycle, explain the features of business cycle, general causes behind these cycles, and elucidate the relevance of business cycle in business decision making. आई होप कि आप देख पा रहे हो कि बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, मतलब बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत बड़ा हेल्प करता है। आप चलो सर मेन पॉइंट पे आते हैं। बिजनेस साइकिल कितना तरह का होता है सर, उसका मतलब क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका कॉज क्या है, और उसके पीछे छुपा हुआ रिलेवेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग क्या है। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा और फेज बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे आपको बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कॉज, कॉज के अंदर दो तरह का कॉज देखा जाता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। सर आप लोगों में बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में एक चैप्टर कराया या ऑलरेडी करा चुका किसी को, या किसी किसी का बाकी है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आप लोगों ने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ा था। तो यहाँ पर बिजनेस साइकिल के अंदर थोड़ा बहुत सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ इंटरनल बिजनेस साइकिल एज वेल एज एक्सटर्नल बिजनेस साइकिल देखा जाता है। मतलब बिजनेस साइकिल के पीछे इंटरनल रीजन एज वेल एज एक्सटर्नल रीजन, ये दोनों रीजन देखा जाता है। एंड द अनदर पार्ट इज द रेलिवेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इसका रेलिवेंसी क्या है, मतलब आप इसको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच सकते हो, या फिर एक इन्वेस्टर की तरह सोच सकते हो कि एज एन इन्वेस्टर आपको बिजनेस के बारे में जो डिसीजन लेना होता है वो आप कैसे ले सकते हो। एज एन एंटरप्रेन्योर भी आप सोच सकते हो, ठीक है। आपको जैसा सोचना है आप सोचिए, बट आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आप गवर्नमेंट भी हो सकते हो, आप कोई बिजनेसमैन, आप बिजनेस मैग्नेट हो सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा सर, ठीक है। अब देखो फेज के अंदर तीन नाम, चार नाम मेनली फेज में होता है, जो साइकिल है सर, इसी को साइकिल कहा जाता है, ठीक है। अब चलो मैं आपको थोड़ा फेज दिखाता हूँ। सर बिजनेस का जो साइकिल है ना वो कुछ इस तरह का देखने में होता है। लुक एट सर, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। सो अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हो सर, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और दिस इज द जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है। एक होता है रियल और एक होता है करंट, ठीक है। तो अब जीडीपी रिलेटेड मैटर में अभी ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, बेसिकली रियल जीडीपी एंड कांस्टेंट जीडीपी, करंट जीडीपी, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है। बेसिकली वो एक बेस वैल्यू लेके किया जाता है कि भाई करंट बेस वैल्यू, मतलब प्रीमियम वैल्यू नहीं, मतलब मानो 2022 का जीडीपी कैलकुलेशन करने के टाइम पे बेस को अगर 2015 का लिया जाता है तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन रियल है, कौन करंट है, कौन कांस्टेंट है। आप फिलहाल रियल कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड में रखो, आप फिलहाल इतना समझो सर, ये डिटेल्स कॉन्सेप्ट आप लोगों को स्पेशली सीए लेवल में तो मुझे बताना पड़ेगा। जब मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब यहाँ पर जीडीपी रिलेटेड बहुत डिटेल्स बातचीत करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में इकोनॉमिक्स का काफी डिटेल्स पढ़ाई है सर, ठीक है। एडवांस लेवल मैक्रो इकोनॉमिक एरिया है, जहाँ पर आपको नेशनल इनकम वगैरह के बारे में बहुत डिटेल्स में जानकारी लेना पड़ता है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं रियल जीडीपी। एक तरफ हमको देश का जो जीडीपी है उसके ग्रोथ के बारे में देखना है, और उसके साथ साथ अब एक कंट्री का जीडीपी वो एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये ना एक साइकिल की तरह चलता है सर, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ठीक है। लेकिन इस साइकिल, जो साइकिल का चक्का है ना, मैं आपको बोला ना कि स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक संस्कृत श्लोक यूज किया गीता से, ठीक है। गीता से एक संस्कृत श्लोक यूज किया, वहां पर जो लाइन था उस लाइन को समय मतलब कृष्ण भगवान गीता में से बोलते हैं कि भाई सुख दुख चक्रवत परिवर्तित है। तब अभी जिंदगी में सुख आ रहा है, ठीक है, सुख के दिन आए सर, हैप्पीनेस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, फिर हैप्पीनेस के टॉप में पहुंचे, फिर दुख का दिन आ गया, फिर दुख 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 दुख, कभी कभी तो दुख इतना खराब हालत में होता है कि आप तो डिप्रेशन में आ जाते हो सर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से आपको खुशी आता है, फिर आप दुखी होते हो, फिर आप दुखी हो जाते हो, फिर आपको खुशी आता है, फिर आप टॉप लेवल में पहुंचते हो, फिर ऐसा चलता है सर। ऐसा बिजनेस में भी होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है। अगर आप
इंडियन जीडीपी देखे हो कभी सर? हाँ, चलो मैं आपको देखता हूँ। इंडियन इकोनॉमी, सुबीर सनोन, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना जो मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। अब यहाँ पर मैं आपको ये इंडियन इकोनॉमी का डेटा मैंने विकिपीडिया से थोड़ा सा रिसर्च करके मतलब निकाला सर। अब मैं आपको करेंट इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बताता हूँ, वो थोड़ा क्लैरिटी होगा। इफ यू लुक एट हियर, करेंटली इंडियन जीडीपी, सर जीडीपी रैंकिंग में इंडिया नॉमिनल में 2022 के हिसाब से 5th है वर्ल्ड में, और परचेसिंग पावर पैरिटी में 3rd जीडीपी है वर्ल्ड का। अब ठीक है, पीपीपी वगैरह में बाद में बात करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, बिकॉज ये सब अलग लेवल ऑफ डिस्कशन हो जाएगा सर। तो आपको बिजनेस साइकिल समझाना है मुझे, जीडीपी में बात मैं करूंगा जब मौका मिलेगा मुझे। नॉर्मली इंटरमीडिएट में नेशनल इनकम के अंदर ज़्यादा मौका मिलता है, और जो लोग सीएस एंट्रेंस का, सीएमए एंड सीएस एंट्रेंस में नेशनल इनकम रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन करने का मौका मिलता है मुझे। पर डिटेल्स चर्चा तो मैं इंटर लेवल में, सीए इंटर में बहुत मौका मिलता है, तो मैं बहुत डिटेल्स में कर पाऊंगा सर। लेकिन आप इतना समझ रहे हो सर, इंडिया जीडीपी रैंकिंग में वर्ल्ड में 5th है, ठीक है। सर बाकी लोग कौन है? सर जीडीपी में बाकी है इंग्लैंड है, सॉरी इंग्लैंड भारत से आई थिंक थोड़ा सा पीछे है जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी में। अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका, चाइना, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। हाँ बोलो सर, बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहे थे? यस सर। ओके, यूएस है सबसे हाईएस्ट, 25 ट्रिलियन का इनका इकोनॉमी है। चाइना का इकोनॉमी सेकंड में है, 18 ट्रिलियन का, बहुत हाई है। जापान 4 ट्रिलियन का है, जर्मनी 4 ट्रिलियन का है, इंडिया 3.47 ट्रिलियन का है। इसके बाद यूके, फ्रांस, कनाडा, रशिया, इटली इसके बाद आता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी वाइज इंडिया वर्ल्ड में कितना अच्छा जगह लेता है। सर इतना बड़ा इकोनॉमी है फिर भी हम लोग मिडिल क्लास, गरीबी क्यों है सर हमारे देश में? सर उसका अलग कारण है, ठीक है, उसका रीजन अलग है। बाकी लोगों का तो क्या बताए सर, हमारे देश का पॉपुलेशन देख लो आप, ठीक है। तो जब हम लोग पूरा इकोनॉमी में जितना हमारा जीडीपी है, जीडीपी को जब हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना सर, तो तब ऑटोमेटिकली पर हेड इनकम कम हो जाता है। बट इसका मतलब आप भारत का पोटेंशियलिटी को लेकर सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। मतलब इंडिया बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और अगर लास्ट 100-200 ईयर्स में जो इन्वेजन हुआ था भारत में, अगर वो ना होता तो शायद आज भारत में पॉपुलेशन का बाढ़ भी ना आता, नहीं आता, शायद नहीं आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेजन में इंडिया अपना कल्चर खो बैठा, इंडिया अपना एडुकेशन खो बैठा, और उसके कारण क्या हुआ सर, जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन लोगों के अंदर अपना जो प्राउड है, अपना जो मतलब प्रॉपर जो कल्चर है जो भारत का ऑलवेज रहा है सर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको क्यों ये दिखाने का कोशिश किया, क्योंकि जब आपको बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल समझना है ना, तो आपको इंडिया के बारे में जानना चाहिए सर। बिकॉज इंडिया सर, आप साइज देख सकते हो ऐसे, ये जो साइज आपको यहाँ पर दिख रहा है ये तो अभी करंट साइज है, बट इंडिया इससे भी बड़ा हुआ करता था सर, ठीक है। इंडिया इससे भी बड़ा देश हुआ करता था, ड्यू टू पॉलिटिकल इन्वेशंस एंड लॉट्स ऑफ रीजंस है, मैं सारा रीजंस में मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। बट इंडिया का साइज सर इतना बड़ा हुआ करता था, ये था इंडिया, मतलब भारत वर्ष कहा जाता था सर, सिर्फ इंडिया नहीं कहा जाता था, तब भारत वर्ष कहा जाता था। और ये इतना बड़ा साइज होता था भारत का, ठीक है। तो इसके लिए आप इंडोनेशिया का नाम इंडोनेशिया पढ़ा क्यों, इंडियंस का एशिया बोल के, ठीक है। कंबोडिया, कंबोज ऋषि के नाम पे, ठीक है, बहुत सारा ऐसा है। अंकोर वाट टेम्पल आज भी थाईलैंड में, अगर कंबोडिया में जाओगे आपको आज भी दिखेगा, 1500 साल पुराना, ठीक है, 1500-2000 साल। तो इट्स इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडियन कल्चर कितना दूर तक स्प्रेड किया हुआ था। तो पॉइंट क्या है सर? सर पॉइंट इज दैट कि आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी जस्ट आफ्टर ब्रिटिश जैसे चला गया 1947 के बाद, 60-70 साल में हम लोग वर्ल्ड का 5th में आ गए, ठीक है। तो अगर हम लोग वापस अपने पोटेंशियल में पहुंचेंगे,
तो आप सोचो कि जैसे कि चाइना जिस तरह से कर रहे हैं, चाइना बहुत बड़ा देश है, ऊपर से वो तिब्बत को भी हड़प मतलब इन्वेट कर चुका है सर, ठीक है। मतलब एक्चुअली चाइना का ये जो एरिया है सर, ये चाइना का नहीं है, ये तिब्बत है, ठीक है। बट चाइना इसको ले लिया, ठीक है। अब अलग बात, इसमें बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट कि हम लोग सर बहुत हाईली पोटेंशियल है कंट्री, और वो दिख रहा है हमारे पोटेंशियलिटी। तो सर इसको दिखाने का मतलब, सर मैं आपको जीडीपी साइकिल बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंट्री, एक बिजनेस, एक इकोनॉमी, अब देश का इकोनॉमी कैसे बढ़ता है सर, जब सारा देश में जो टॉप लेवल बिजनेसेस हैं, ठीक है, देश के लोगों के अंदर का जो वर्किंग एबिलिटी है, ठीक है, स्किल, ठीक है, जब सब चीज एक साथ मार्च हो जाए, तब देश का इकोनॉमी को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज तो भारत वर्ल्ड में 5th रैंक में है जीडीपी में, एंड दैट्स द डिफरेंट पार्ट कि जीडीपी पर कैपिटा में भारत बहुत पीछे है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत हाई है, ठीक है। तो 143rd में हम लोग, जब हम लोग पर हेड इनकम के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग काफी पीछे काउंट होते हैं सर, ठीक है। लेकिन हमारा पावर को लेके, पोटेंशियलिटी के लेके कोई क्वेश्चन नहीं है सर। आप क्या दिखाना चाहते हो सर? मैं आपको यही दिखाना चाहता कि कि इंडियन इकोनॉमी, देखो सर, जीडीपी पर कैपिटा में, जीडीपी के एक पुराना डेटा मैं आपको शो करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये ये जो बिजनेस साइकिल जो है ना, ये जो बिजनेस साइकिल है, ठीक है, ये जो किसी भी कंट्री का जो बिजनेस साइकिल का फेज है, ये किस तरह से अप डाउन करता है। कई बार तो सर ये मोर देन 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 500 ईयर्स तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है सर, एक कंट्री के लिए थोड़ा लंबा समय का जरूरत पड़ता है, बट एक बिजनेस के लिए शायद 50 साल, 60 साल, 70 साल में भी आपको वो साइकिल नजर आ जाए, ठीक है। लेकिन एक कंट्री के इकोनॉमी के लिए मे बी टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, ठीक है, मतलब मे बी 1000 ईयर्स, ठीक है, जैसे कि एक 1000 ईयर्स डेटा मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये सब इंटरनेशनल डेटा है सर, मतलब ना तो मेरा डेटा है, ये सारा डेटा वर्ल्ड बैंक वगैरह से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया गया डेटा है, और विकिपीडिया एटलीस्ट इकोनॉमी के बारे में ये सब डेटा प्रॉपरली जुगाड़ करते हैं, ठीक है। किसी के इतिहास को थोड़ा बहुत तो गलत सोच सकता है, हिस्टोरिकल फिगर कभी कभी मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल है, बट इकोनॉमिक फिगर में ज्यादा कंट्रोवर्शियल अभी तक तो नहीं है सर। तो अब बात क्या है सर, बात देखो सर, आप फटाफट देखो कि ये जीडीपी परसेंटेज है, जीडीपी साइकिल का फेज है, इंडिया है यहाँ पर, इंडिया कौन सा है सर? सर ऑरेंज लाइन इंडिया है, ठीक है। ऑरेंज लाइन जो है, ऑरेंज ग्राफ इंडिया का है, बहुत ही दुखद दिख रहा है सर। लेकिन ये डेटा कब का है सर? सर ये फर्स्ट सीई से, मतलब क्रिश्चियन एरा, ठीक है, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से ये डेटा है सर, फ्रॉम फर्स्ट सीई टू 2003 तक, ठीक है, 2003 या लेटेस्ट में 2022, यहाँ तक का डेटा हमारे सामने है। अब अगर आप जीडीपी का सिचुएशन देखो, बिजनेस साइकिल देखो सर, इकोनॉमिक साइकिल देखो सर, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, उस टाइम का जो बात है सर, क्रिश्चियन एरा जब से स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड में लीडर था, दिखाई दे रहा है सर अब, पूरा वर्ल्ड जीडीपी का 30%, मतलब अगर वर्ल्ड में 100, टोटल 100 अमाउंट, 100 रुपीज अगर पूरा वर्ल्ड कमाता था, तो उसमें से 30% इनकम इंडिया अकेला करता था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ऐसा कब तक था ये लीडरशिप? ऐसा लीडरशिप रहा है सर अप टू 1500 तक, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से लेके मुगल पीरियड के स्टार्टिंग तक। अब इमेजिन कर पा रहे हो सर? लुक एट सर, ये ऑन दैट टाइम वर्ल्ड का जीडीपी परसेंटेज में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, मतलब मुगल एरा तब स्टार्ट नहीं हुआ था, मुगल एरा 1500 से स्टार्ट हुआ बेसिकली। वो बाबर समरकंद से आया, ठीक है, और उसके बाद सोचा था लूट के जाएगा, फिर लूटा नहीं, बोला कि नहीं अच्छा देश है, रह जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से ये सिचुएशन, मुगल पीरियड चालू हुआ, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड, उसके पिछला कहानी में नहीं जाते सर, ठीक है। बीच बीच में और भी कहीं बहुत सारे यूरोपियंस आए हैं, कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, वो अलग बात। बट आप देख सकते हो कि 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी 1500 तक चला है। उसके बाद साइकिल में क्या हो रहा है सर, ये पीक टाइम था, मैं उसके पुराना डेटा में नहीं जा रहा हूँ सर, मतलब इंडिया अपने पीक पोजीशन से, अगेन लुक एट दिस सिनेरियो,
दिस इज कॉल्ड पीक पोजीशंस इन इंडियन इन बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल। इंडिया अपने पीक पोजीशन से कॉन्ट्रैक्शन सिचुएशंस में, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब इकोनॉमी उठता है सर, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है सर, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो सिचुएशन है, ठीक है। अब इसमें मैं 2-3 एरा का आपको हिस्टोरिकल फिगर जरूर दे सकता हूँ जो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये तो फर्स्ट ही है, ठीक है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ गौतम बुद्धा का एरा, ठीक है, मतलब गौतम बुद्धा का एरा इसलिए मैं क्योंकि जीसस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो जीसस क्राइस्ट से पहले गौतम बुद्धा है, ठीक है। तो गौतम बुद्धा का एरा मतलब ऑन दैट टाइम भारत में किसका राज है जानते हो सर? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। कभी अगर पार्लियामेंट जाते हो ना, तो पार्लियामेंट में चंद्रगुप्त मौर्य का, दिल्ली में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का स्टैचू आपको नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी फॉरेन इन्वेजन्स को भी कंट्रोल कर दिया था। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर को भारत में आने से रोकने वाला एकमात्र राजा ऑन दैट टाइम, राजा नहीं सम्राट, ठीक है, जो सिर्फ भारत नहीं, भारत के अलावा और भी देशों में उनका मतलब क्या बोलेंगे उसको, पावर था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी मतलब धीरे धीरे टॉप लेवल में पहुंचा था। और उसके बाद अशोका, अशोका द ग्रेट, सम्राट अशोका द मगध का अनदर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का एक्चुअली प्रपौत्र, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक नाती बोलते हैं, मतलब ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन, चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन था अशोका। इनके टाइम तक ये सिचुएशन बहुत, इनके टाइम के बाद भी ये पीक सिचुएशन चलता रहा। उसके बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म वर्ल्ड लेवल में एक बहुत बड़ा चेंजेस, ठीक है, लेकिन उसके बाद से धीरे 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 इंडिया में बाहर वाले का बहुत ज्यादा अटैक चालू हुआ सर, बहुत ज्यादा। और वो अटैक होते 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 1500 में आते आते इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे, देखो कैसे इसका कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चल रहा है। मैं आपको हिस्टोरिकल फिगर में बात कर रहा हूँ और हमारे भारत के बारे में बात कर रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी का एक्सपेंशन फेज, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का एक्सपेंशन फेज, इंडियन इकोनॉमी का पीक फेज, और उसके बाद 1500 के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन फेज चालू हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्शन फेज अभी तक चल रहा था। कब तक चला था कॉन्ट्रैक्शन बोलो तो, कब तक चला था कॉन्ट्रैक्शन? ब्रिटिश पीरियड तक। लुक एट दिस, लुक एट दिस। हाँ, बीच में थोड़ा अच्छा किया था, ठीक है। इस पीरियड में कहा जाता है कि हिस्टोरिकल, कहीं कहीं हिस्टोरियंस बताते हैं कि इन द मेन टाइम, मतलब बीच पीरियड में थोड़ा सा बेहतर फिर से हो गया था, ठीक है। लेकिन देखो चाइना पहले हमसे नीचे था, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में कंपटीशन आज नहीं सर, बहुत पुराना कनेक्शन है। तो कभी चाइना आगे तो कभी हम आगे, तो कभी चाइना, देखो बीच में बहुत अच्छा कर दिया था, स्पेशली 1820, ठीक है। चाइना भी मोगल इन्वेडर्स है, मंगोलियन इन्वेडर्स है, ठीक है। तो मंगोलियन लोग सर क्या करते थे जानते हो? मंगोलियंस लोग एकदम अटैक करके सब खत्म करना था। तो चाइना का जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो किस लिए दिया गया? हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मंगोलियन इन्वेडर से अपने कंट्री को बचाने के लिए चाइना दिया था, ठीक है। और अभी एक एक राजा ने नहीं, हजारों साल से एक एक किंग ने दिया था, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मिला। कभी मौका मिले तो जरूर घूम के आइएगा सर, चाइना घूम के जाना है, जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते। तो उसको देने के पीछे का रीजन क्या था? वो फॉरेन इन्वेडर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो जो भी हो, चाइना बीच में आगे चला गया काफी, और भारत डे बाई डे गिरता गया। लेकिन लुक एट सर, ना 1820s के बाद से चाइना का भी काफी मतलब डिटोरेशन चालू हुआ, और इसके मेन कारण है यूरोपियंस, ठीक है, क्योंकि यूरोपियंस एशिया में अटैक करके एशिया का अलग अलग जगह में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। और ये देखो सर, इंडिया भी धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन फेज में 1950s तक, लुक एट सर, लुक एट सर, इंडियन जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी के परसेंटेज में किस तरह से गिर रहा है। और जब इंडिया गिर रहा है, चाइना गिर रहा है, तब आप यूएस को देखो। यूएस इससे पहले पिक्चर में ही नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज जिस जहां जाने में आज हर एक भारतीय के अंदर एक खलबली मचा रहता है कि भाई अमेरिका जाना है। अमेरिका 1820 तक कुछ नहीं था दुनिया में, उनके पास कुछ नहीं था, मतलब एक सिंगल लैंग्वेज में बोले तो इट्स लाइक दे आर लाइक जंगल के रहने वाले लोग, सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं था। लेकिन 1820s ऑनवर्ड्स अमेरिका के पास न्यू एक्सपेंशन फेज चालू हुआ, मतलब अमेरिका का ये फेज चालू हुआ सर यहाँ से, ये जो थ्रू फेज है ना, ये थ्रू एंड उसके बाद एक्सपेंशन। मतलब जब भारत, उससे पहले ऑलरेडी 2000 साल भारत ने देख लिया इकोनॉमी क्या होता है। इसलिए आज भी भारत के ऊपर इतना दुनिया का क्यों
भरोसा है जानते हो, क्योंकि भारत ने ऐसा बार बार करके दिखाया है, ठीक है। 10,000 ईयर्स का पुराना इतिहास भारत के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। अगर कंपेयर किया जाए तो सिर्फ चाइना के पास हो सकता है। तो ये देखो सर, 1820 ऑनवर्ड्स यूरो यूएस का, ये यूएस का है, ये आपका एक्सपेंशन फेज, ठीक है। लेकिन देखो यूएस उसके बाद 1950s ऑनवर्ड यूएस का ना एक हल्का था आपको कॉन्ट्रैक्शन फेज दिख रहा है। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर? मैं दोनों चीज आपको एक कंट्री वाइज कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि जो आप देख रहे हो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिजनेस साइकिल का, ऐसा हिस्टोरिकली मैं आपको फिगर से दिखा रहा हूँ ओरिजिनल डेटा से, कि कैसे कैसे एक्सपेंड हुआ, पीक में गया और कॉन्ट्रैक्शन में गया है सर। सर समझ में आ रहा है? हेलो? क्या रे? यस सर। समझ? हाँ सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। अब आगे देखो, इसमें यूरोप कहाँ है? वो यूरोप मतलब पूरा यूरोप नहीं सर, यूरोप मतलब वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। यूरोप मतलब वेस्टर्न यूरोप मतलब वही इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, ग्रीक, ये एरिया, ठीक है। रशिया इसके अंदर नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप आज के डेट में अगर कोई भी कंटिनेंट सबसे ज्यादा डेवलप है तो वो यूरोप है। कोई भी कंटिनेंट अगर आज के डेट में सबसे डेवलप है तो ऑब्वियसली वो यूरोप है, और स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। सो वेस्टर्न यूरोप अभी भी देखो, यूरोप का भी अगर आप देखोगे, कहाँ गया यूरोप? ये देखो, यूरोप देखो आप, डेवलप था वो लोग, ठीक है, लेकिन भारत से बहुत नीचे था। लेकिन देखो जब से भारत डाउन होना चालू हुआ, तब से यूरोप बढ़ना चालू हुआ। इसके पीछे भी रीजन है, भारत को इन्वेट करने के लिए या भारत में अटैक करने के लिए सिर्फ ब्रिटिश नहीं आया था सर, ठीक है। हमारे घर के सामने प्रमाण है, अगर आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चले जाओगे, चंदन नगर बोल के एक जगह मिलेगा आपको, जो फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, फ्रांस कॉलोनी, ठीक है। अगर आप उसके बगल में श्रीरामपुर बोल के एक जगह है, वहां पर चले जाओगे तो आपको डच कॉलोनी दिखाई देगा। डच मतलब सर हॉलैंड की कॉलोनी, ठीक है। हॉलैंड पोर्टुगीज कॉलोनी भी आपको दिख जाएगा अगर आप गोवा में जाते हो तो इंडिया में ऐसे और भी है। मैं जस्ट आपको फेमस फेमस कुछ नाम बताया। पौंडीचेरी है जिसमें फ्रेंच का हेडक्वार्टर हुआ करता था, ठीक है, जो तमिलनाडु के पास है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेडर्स मतलब यूरोपियंस जो बिजनेस के नाम पे आया और फिर इंडियन इकोनॉमी के अंदर आके इंडियंस के कॉन्सेप्ट को दूर करके अपना पूरा बेस बना के रखा था भारत में। और उसके बाद उन्हीं को देख के बाद में ब्रिटिश आया, और ब्रिटिश बोला कि भाई हम तो ऐसे छोटा छोटा जगह को नहीं लेंगे, बड़ा जगह ले लेंगे, ठीक है। और पूरा भारत को मात दे दिया सर, ठीक है। 1757 1857 क्या कैसे झांसी रानी का आप लोग जानते हो। उसके बाद सर बहुत मेहनत करके फिर जाके ब्रिटिश हमारा देश छोड़ के गया, और ब्रिटिश जाने के बाद फिर धीरे धीरे बाकी फ्रांस, पुर्तगीज, हॉलैंड, ठीक है, डेनमार्क, ठीक है, ये डच पीपल जो होता है, ठीक है, दानिश पीपल, ठीक है, ये लोग भी धीरे धीरे इंडिया छोड़ के गया। तो पॉइंट इज दैट कि आप एक चीज से ख्याल करो, जब से भारत का गिरना चालू हुआ तब से यूरोप का बढ़ना चालू हुआ। ऐसा क्यों? इत्तेफाक है सर? डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? सोचिएगा, ठीक है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस सर, ठीक है, ये प्योर कैलकुलेशन है। और मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट तब भी अच्छा था। मिडिल ईस्ट में काफी सारा कंट्री था, स्पेशली अफ्रीका एंड मिशोर, मतलब इजिप्ट एंड कुछ एरिया जहाँ पर ना सर गोल्ड माइंस हुआ करता था, ठीक है। वो भी वर्ल्ड इकोनॉमी में स्पेशली माइंस के लिए बड़ा जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो गया था। लेकिन उसके बाद मिडिल ईस्ट वापस 1930 ऑनवर्ड्स अपने आप को डेवलप कर लिया। इसके पीछे रीजन था पेट्रोल का डिस्कवरी, ठीक है। ये पेट्रोल डीजल पहले नहीं मिला था सर, तो फिर पहले कहाँ से पैसा मिलता था इनको? गोल्ड से, ठीक है। गोल्ड माइन यहाँ से इनको बहुत पैसा था। लेकिन धीरे धीरे ये भी वही अगेन यूरोपियन कॉन्सेप्ट, अफ्रीका को भी यूरोपियंस ने ही खराब कर दिया सर। सर आप यूरोपियंस के इतना अगेंस्ट में क्यों? सर आई एम नॉट अगेंस्ट द यूरोपियंस, मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं, मैं बस आपको हिस्टोरिकल डेटा बोल रहा हूँ कि अगर आप चेक करोगे हर एक जगह के साथ तो आपको कहीं ना कुछ खबर मिल ही जाएगा। अब बात क्या है सर? अब बात ऐसा है कि ये जो किसी का उठना, अच्छा आज के डेट में यूरोप का इकोनॉमी किधर है सर? सर यूरोप का इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनग्रेडेशन की तरफ, ये वाला, ये देखो 1950s के टाइम पे मतलब जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यूरोप सबसे हाईएस्ट लेवल में था। 1913 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद से धीरे धीरे यूरोप का पावर क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है। मतलब यूरोप का कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चालू हो चुका है सर।
अच्छा, भारत आगे बढ़ रहा है, चाइना वापस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो सर? हाँ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, समय लगता है, कभी 500 साल का टाइम लगेगा, कभी 1000 साल, कभी 100 साल, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराएगा जरूर। और ये जो फेज ऑफ साइकिल है ना, ये फेज ऑफ साइकिल बदलना ही बदलना है। मैं आपको बोला ना गीता का सार, ठीक है, गीता में श्री कृष्ण भगवान एकदम क्लियरली बताता है, सुख दुख चक्रवत परिवर्तित, होना ही होना है। तो सर ये सिस्टम को क्या कहते हैं इकोनॉमिक फिगर में? सर इसको पहले तो थ्रू बोलते हैं, फिर एक्सपैंड होता है, ठीक है, और फिर पीक में पहुंचते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा सर, इसका जो बेस लाइन है, आखिर में इतना सारा चीज होते 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 इसका एक ट्रेंड होता है। तो ये जो मेन लाइन है उसको ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इकोनॉमी साइकिल या बिजनेस साइकिल, इकोनॉमी साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल, याद रखिएगा सर, ठीक है। बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा सर, कुछ पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सपेंशन का जो पॉइंट है, एक्सपेंशन को ना बूम या अपस्विंग भी कहते हैं। एक्सपेंशन का मतलब बूम भी है, एक्सपेंशन का मतलब अपस्विंग भी है। पीक और बूम और प्रोपेंसिटी, पीक को बूम भी कहा जाता है। बूम बूम मतलब सर तब टॉप लेवल सिचुएशंस को बूम कहते हैं, मतलब हाईएस्ट पीक को बूम कहते हैं सर, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या हो गया सर, पीक और बूम और प्रॉस्पेरिटी, प्रोपेंसिटी नहीं सॉरी, प्रॉस्पेरिटी मतलब जब टॉप लेवल प्रॉस्पेरिटी लेवल में कोई पर्टिकुलर कंट्री या कोई पर्टिकुलर कंपनी होता है, तो उसे बूम या प्रॉस्पेरिटी सिचुएशंस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे भारत का प्रॉस्पेरिटी सिचुएशंस तो सबसे बेहतरीन था सर अप टू 1820 तक, उसके बाद धीरे धीरे भारत का प्रॉस्पेरिटी खराब हुआ, यूरोप का प्रॉस्पेरिटी बढ़ा, यूएस का प्रॉस्पेरिटी बढ़ा, चाइना बीच में अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद चाइना का भी धड़ाधड़ गिरने लगा। लेकिन 1950 ऑनवर्ड्स चाइना अपने आप को वापस बनाना चालू किया, भारत भी किया, पर भारत का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया, भारत का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया, बट स्टिल हम लोग वापस कौन से फेज में है बोलो तो? हम लोग का करंट फेज क्या है बोलो तो? हम लोग करंटली ना ये थ्रू और एक्सपेंशन फेज में स्टार्ट कर रहे हैं वापस, ठीक है, वापस, ठीक है। और बहुत सारे कंट्री का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो चुका है। चलो, ये तो होना ही है। अब बात क्या है सर, आपको बस पॉइंट याद देना है कि कॉन्ट्रैक्शन का इसका और भी दो मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डाउन स्विंग और रिसेशन, ठीक है, डाउन स्विंग और रिसेशन। इसका कुछ रिसेंट एग्जांपल भी है, इसका कुछ रिसेंट एग्जांपल भी है, जैसे कि आप लोग सुने नहीं होंगे शायद, ठीक है, ब्रेक्सिट बोल के एक घटना घटा था। ब्रेक्सिट जानते हो? ये देखो, ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट, ठीक है। सर ब्रिटेन कहाँ से एग्जिट किया गया था जानते हो? ये देखो सर, his sobering conclusion is that the final quarter of 2021 GDP, gross domestic product, 5.2% smaller, investment 13.7% lower, and goods trade 13.6% lower, that they would have been had the UK remained in the EU, European Union. मतलब मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाने का कोशिश करता हूँ। सिंपल वे में बात ऐसा है कि ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर हुआ करता था, लेकिन 2013-14 के टाइम पे ब्रिटेन अपने आप को, ब्रिटेन मतलब यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश एरिया, ठीक है, ब्रिटेन अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अपने आप को हटा लिया। क्यों? ये है यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा एक साम्राज्य, ठीक है। जो इस ईयू का मेंबर होता है ना, उनको बिजनेस बेनिफिट, कंट्री टू कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस डीलिंग्स में बहुत हेल्प होता है। बट सर यूनाइटेड किंगडम इस यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने से अपने आप को हटा लिया। क्यों? मेंबरशिप रखने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, और यूके का इकोनॉमी डाउन स्विंग फेज में जा रहा है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए अब यूएस को मेंबरशिप हटाना पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, ये ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन फेज है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कुछ धक्का लग रहा है इसको, ठीक है। सो आल्सो कॉल्ड डाउन स्विंग और रिसेशन फेज। जैसे अमेरिका में आप लोगों को पता है, रिसेंटली इस साल 2022 में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा लास्ट 100 इयर्स का, मोस्ट प्रोबेबली 100 इयर्स का हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई इस बार अमेरिका में देखा गया है। मोर देन 10% इन्फ्लेशन अमेरिका में देखा गया है सर, ठीक है। तो होता है सर, हर कंट्री के साथ होता है, ठीक है, हर कंट्री के साथ होता है, आज नहीं तो कल होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये सब सिचुएशंस मतलब हम लोग हिस्टोरिकली चेक कर पा रहे हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का एक एक पॉइंट को थोड़ा बता देता हूँ कि सर ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ठीक है। तो जैसे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट
अनदर रिसेंट हिस्टोरिकल फिगर बताता हूँ। ड्यूरिंग 1920s 1920 के टाइम पे सर, 1920 मतलब तो भारत तो ब्रिटिश के कॉलोनी हुआ करता था। भारत बोल के कोई देश नहीं था, ब्रिटिश इंडिया बोल के कंट्री था। समझते हो सर? 1696 से लेके 1947 तक दुनिया में भारत या इंडिया बोल के कोई कंट्री नहीं हुआ करता था। कंट्री का नाम हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 1920s वो पीरियड है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सुपर पावर था, सुपर पावर। ठीक है, तो यूके सॉ रैपिड ग्रोथ, और ब्रिटिश को सुपर पावर बनाने में, सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनिंग पार्ट में रहने के लिए किसने मदद किया था सर? किसके आर्मी से ब्रिटिश लड़ाई लड़ा था? भारत के आर्मी से। मतलब इंडियन लोग ब्रिटिश के लिए लड़ाई लड़ता था, पता नहीं सर क्यों लड़ता था सर ड्यूरिंग 1920s। मतलब आप सोचो कि यहाँ पर एक कंट्री है, हाँ, यहाँ पर एक कंट्री है जिसने हमारे ऊपर इतना राज किया, इतना राज किया। ठीक है, उसके लिए इतना छोटा सा एक कंट्री, उसके लिए ये इंडियंस इतना बड़ा देश। ठीक है, और तब ये पाकिस्तान बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, इतना बड़ा देश के लिए इंडियन आर्मी लड़ते थे, किसके साथ? किसके साथ लड़ता, किसके लिए लड़ता था? ब्रिटिश के लिए लड़ता था। जस्ट इमेजिन सर, मतलब क्या दिमाग होगा उन लोगों का, और क्या मतलब भत्ता दिमाग होगा हम लोग का। मतलब क्या हो गया था हम लोगों को, जो एक जमाने में टॉप हुआ करता था। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जब किसी का टूटता है ना, तो ऐसा हालत होता है सर। तो देखो 1920s में यूके सॉ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी, प्रोडक्शन लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड सब बढ़ने लगा था। ग्रोथ वाज fueled by new technologies, production process such as the assembly line. Economic growth also caused an unprecedented rise in stock market values. ऐसा कब हुआ था? 1920s में यूके में हुआ था, और आजकल इंडिया में हो रहा है। 100 साल हुआ है सर। 1920 में जो यूके के साथ हुआ था, 2020 में वो भारत के साथ हो रहा है। हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमी आज आज भारत का जीडीपी यूके की जीडीपी से ज्यादा है सर। हाँ, ज्यादा है, हम लोग क्रॉस कर गए। 100 साल का ही डिफरेंस रहा। उनका एसेट खत्म होने को है, बट हमारा एसेट बढ़ने को है। हाँ, आपको दिखाया अभी कुछ देर पहले दिखाया यूके का इकोनॉमी और हमारा इकोनॉमी। ठीक है, अब इंडिया धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा सर। इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे जीडीपी रैंकिंग में, ये देखो सर, जीडीपी रैंकिंग में एकदम रिसेंटली ऐसा हुआ कि हम लोग यूके को भी आगे छोड़ दिया। यूके 3.20, इंडिया 3.47। ठीक है, और स्टील ग्रोइंग। पोटेंशियल के बारे में सवाल नहीं उठाना है। धीरे धीरे हम लोग चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, आई मुझे इतना उम्मीद है। ठीक है, मतलब उम्मीद से दुनिया कायम है सर, उम्मीद तो छोड़ना नहीं चाहिए। बस हाँ, पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ। लेकिन अगर इंडियन स्टूडेंट, इंडियन यूथ, इनके मन में जब नेगेटिविटी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि भाई तब तो दिक्कत है। इंडियन यूथ इतना बड़ा नेगेटिव में छाया हुआ है, नहीं होगा, बड़ा चीज करने में डरता है। ठीक है, डरपोक है सर, ये प्रॉब्लम है सर भारत में। अभी भी इंडिया के मतलब मिडिल क्लास सोच, इतना डरपोक सोचना, कि डरपोक सोचना ना दिक्कत होता है। मतलब उसका पार्ट मैं भी हूँ। ठीक है, मैं भारत से बाहर नहीं हूँ, बट ये डर हम लोगों को खत्म कर सकता है सर। During 1920s, UK saw rapid growth in GDP, production level and living standards. The growth was fueled. ठीक है, अच्छा, चाइना का जो recent economic slowdown and financial mayhem are fostering a cycle of decline and panic across much of the world as countries of nearly every continent see escalating risk of prolonged slumps, political disruptions and financial losses. Recent trend में ऐसा चाइना के साथ हो रहा है। ऐसे चाइना में ग्रोथ स्टेज तो हाई है, मतलब लास्ट 100 years में, बट लास्ट 100 years में चाइना अच्छा डेवलपमेंट कर रहा था। बट प्रॉब्लम क्या रहा सर? चाइना में स्लो डाउन आया है सर। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वर्ल्ड वाइड चाइना का एक पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग चाइना के साथ बहुत सारे कंट्रीज का। ठीक है, और स्पेशली अमेरिका के साथ चाइना का बनता नहीं है सर। ठीक है, ये वन ऑफ द रीजन है। तो ये सब रीजन के कारण क्या हो रहा है, और चाइना में पॉलिटिकल बहुत ज्यादा सुपर पावर टाइप का है, बिजनेसमैन इनोवेशन नहीं है, फ्रीडम थोड़ा कम है चाइना में। ठीक है, मतलब मैं अभी चाइना इकोनॉमी के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण चाइना में स्लो डाउन रहा है सर। ठीक है, तो जब भी ऐसा कारण होता है, ठीक है, ये कंसिडरिंग सिचुएशन है सर।
सो व्हाट आर दीज, ऐसा क्यों दिखते हैं सर? ऐसा मैंने आपको बहुत सारा हिस्टोरिकल फिगर बताया, ये कुछ रिसेंट है। द फर्स्ट एग्जांपल शोज दैट यूके इकोनॉमी वाज गोइंग थ्रू बूम ड्यूरिंग 1920s। जहां पर सेकंड एग्जांपल में जो चाइना का है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं सर कि चाइना का इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है एंड चाइना इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ ए रिसेशनरी फेज। ठीक है, तो अब इसमें सर इसमें हम लोगों को कुछ चीजें समझना पड़ेगा। The economic history of nearly all countries points towards the fact that they have gone through fluctuation in economic activities. अब मैंने आपको बताया ये चीज, there have been a periods of prosperity alternating with periods of economic downturns and these rhythmic fluctuation, ये जो एक rhythm में जो fluctuations होता है in aggregate economic activity that an economy experiences over a period of time are called business cycle or trade cycle. So I hope you understand कि business cycle और trade cycle किसे कहते हैं, और ऐसा मैंने आपको अभी अभी समझाया है। अब सर बात करते हैं सर, ये जो एक्सपेंशन है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो पीक है या बूम है, ठीक है, ये क्या है सर? ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। मतलब कब कब ऐसा होता है, क्यों होता है? एक्सपेंशन फेज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय इंक्रीजिंग नेशनल आउटपुट। एक्सपेंशन कब होता है? जब देश का प्रोडक्शन लेवल पे मतलब इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, ठीक है, जॉब क्रिएशन हो। ठीक है सर, हमारे देश में तो जॉब क्रिएशन को लेकर प्रॉब्लम है सर, ये तो पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। रिसेंटली ये डेटा मेरे को मिला था, मतलब उस तरह से चेक नहीं करना चाहिए। भारत का बढ़ती आबादी तो बहुत है सर, भारत का जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो अलग प्रॉब्लम है सर, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इस प्रॉब्लम के बावजूद भारत का जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्रिएट हुआ है, पहले से बहुत सारे लोग कम अनएम्प्लॉयड है सर। मतलब पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होता था, पहले इतना बेकार हुआ करता था, उतना बेकार आज नहीं है। आज कुछ ना कुछ लोग करते हैं कॉम्पेरेटिवली। अगर आप 20 साल पुराना भारत को देखो, 25 साल पुराना भारत को देखो, तो शायद आप समझोगे कि सर इसमें चेंजेस आया है। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार का एक रिपोर्ट भी है, आप चाहो तो इसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये देखो नेट पेरोल डेटा। ठीक है, पेरोल डेटा देखो आप, 2018-19 में पेरोल, पेरोल मतलब जो सैलरी में रखा जाता है जिनको, ठीक है, 2018-19 में पेरोल कितना था और 2021-22 में पेरोल में कितना नंबर है। ये सब नंबर बहुत कुछ बताता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ये देखो एम्प्लॉयमेंट इन आईटी बीपीओ, ठीक है, 2016-17 से दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ, हाँ सर। 16-17 में 3.86 मिलियन लोगों को जॉब दिया गया था, वहां पर 2020-21 में 4.47। आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन जॉब एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ। नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखो आप, 23.5% इंक्रीज इन आईआईटी। आईआईटी मतलब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब डेवलपमेंट आउटपुट, प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो पहले कितना एक्टिव होता था, अभी कितना है, नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज। ये देखो सर, ये जो ऑरेंज लाइन है ये इंडस्ट्री है, ठीक है, जो येलो लाइन है ये आदर्श है, और जो ग्रे लाइन है वो सर्विस इंडस्ट्री है, और जो ब्लू है वो एग्रीकल्चर है। आप देख सकते हो इंडस्ट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा स्लो है, बट देखो 2020 से लेकर 21 के बीच में, ये मार्च 20 से दिसंबर 21 का डेटा है, इसी में आप देख सकते हो कि ऑरेंज लाइन में किस तरह सा हल्का सा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा ग्रोथ सर्विस सेक्टर्स में है, बट ग्रोथ है सर, वो भी पोस्ट कोविड। नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज रजिस्टर्ड पोस्ट कोविड, कोविड के बाद हुआ है। तो ये पॉलिटिकल लीडर लोग या फिर टीवी में न्यूज चैनल वाले अपना खबर चलाने के लिए और भारत की मतलब गरीब आबादी और हाई पॉपुलेशन आबादी को ना भड़का के अपना चैनल चलाता है, बट भारत के यूथ को ना ये इस चैनल की खबर में ना अपने आप को इस ट्रैप में नहीं डालना है। अपॉर्चुनिटी भरा पड़ा है, बस अपना प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब न्यूज चैनल में आके कोई कुछ बोल दिया, ये नहीं है वो नहीं है, हाँ ये सरकार वो बोल रहा है, वो सरकार वो बोल रहा है, ये सब चीज पे ध्यान देके चैनल वाले का चलता है सर। ठीक है, क्योंकि लोगों को ना ये सब न्यूज लेके बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, काम पे काम मतलब बोलते हैं ना, अपने काम से काम रख दो, उस पे ना लोगों को ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भारत का नॉर्मल लोगों का एक कल्चर बता रहा हूँ। ठीक है, चाय की दुकान पे स्पेशली वेस्ट बंगाल में तो बहुत है,
भाई घर जाके कम से कम अपना किताब लेके पढ़ाई कर, ठीक है, कुछ सीख, कुछ प्रोजेक्ट कर, कुछ रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर। ऐसा नहीं करना है चाय की दुकान पे बैठ के दोस्तों के साथ अड्डाबाजी। हाँ, अड्डाबाजी में क्या होता है सर? हाँ, कई कबार दोस्तों के साथ शाम को थोड़ा खेला कर, हाँ, उसमें फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस दोनों बना रहेगा, नहीं सिर्फ अड्डाबाजी। तो ये सब करके लोगों के मन में क्या भरेगा? कुछ नहीं, नेगेटिविटी छोड़ के कुछ नहीं है सर। ठीक है, आप डेटा पढ़ो, ये सब डेटा मैं निकाल सकता हूँ तो आप लोग नहीं निकाल सकते, सरकारी डेटा है। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट का है। ठीक है, ये देखो सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हुआ है, लुक एट सर। 13-14 में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, रोड्स एंड ब्रिज में 13-14 में कितना रोड्स और ब्रिज था हमारे देश में, और 20-21 में कितना बढ़ा है। डेटा बात करेगा, स्टैटिस्टिक्स बात करेगा सर, बिल्कुल बात करेगा। भारत में रोड कितना बना देखो, नेशनल हाईवे देखो, 2008-9 में भारत में कितना नेशनल हाईवे था, और 2020-21 में भारत में कितना हाईवे का किलोमीटर बना है। पहले 70,000 किलोमीटर हाईवे हुआ करता था, अब डबल हो चुका है, बस 10-12 साल। और क्या चाहिए सर? हो रहा है, बस पॉजिटिव माइंड सेटअप होना चाहिए। ठीक है, एविएशन सेक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम देखो कितना ग्रोथ, देखो सर, मेक इन इंडिया, बैंकिंग सेक्टर देखो सर। बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ से कैसे समझ में आता है? क्योंकि बैंक से ही तो पैसा का फ्लो होता है ना। ठीक है, बैंक कितना कैपिटल का फ्लो कर पा रहा है, उससे भी पता चलता है कि कितना लोग बैंक में पैसा जमा करता है और बैंक कितना लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। इस पे पता चलता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग पैसा लेके ना अपने घर पे सोने के लिए पैसा नहीं लेता है, बिजनेस करता है, प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसको मार्केट में बेचता है, तब जाके उसको प्रॉफिट होता है। जब ज्यादा मार्केट चलता है तो उसके बदले में वो अपना दुकान में 2-4 लोगों को काम पे रखता है। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता। भारत सरकार का कुछ पैकेज है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके थ्रू से आपको लोन भी मिल सकता है। ये बताता है कि भारत क्यों, करेंटली भारत का जो फेज है, अगला 50 साल का भारत को सोचो, अब अपकमिंग 50 ईयर्स, जिसका पार्ट हम सभी को ही है। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि इस फेज का फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ये सब समझोगे, ये देखो आधार मेजर्स टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, सरकार ने क्या क्या योजना लिया है। ठीक है, आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर कि चल क्या रहा है। तो एक्सपेंशन का क्या कैसे पता चलता है कि भाई थ्रू एन एक्सपेंशन चल रहा है? जब आपको ये सब चीज दिखे, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एग्रीगेट डिमांड बढ़े, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़े। भारत में बढ़ रहा है ना सर, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, राइजिंग स्टॉक प्राइस, शेयर का दाम बढ़े जा रहा है सर। ठीक है, शेयर मार्केट कैसे पता चलेगा शेयर मार्केट बढ़ा कि घटा? क्यों कहा जाता है सर शेयर मार्केट इज द मिरर ऑफ द इकोनॉमी? इसका एग्जांपल कैसे पता चलेगा? देखो निफ्टी, देखो निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स निफ्टी समझते हो सर? शेयर मार्केट का पढ़ाई जो लोग करते हैं सर, उनको बहुत अच्छे से पता चल जाता है। इसलिए लोग मेरे पास डेली सुबह, जैसे आप लोग की क्लास से पहले अभी मैंने शेयर मार्केट पढ़ा क्या है, तो इसमें मार्केट, इकोनॉमी, कंपनी, बिजनेस के बारे में डिटेल्स में चर्चा होता है। अब देखो मैं आपको लास्ट 2000 साल से दिखाता हूँ, 2000 से 2021, 22 साल। शायद आप लोगों में से किसी का जन्म नहीं हुआ था, किसी का जन्म हो गया था, मेरा तो ऑब्वियसली हुआ था। लेकिन आप देखो कि 2000 से किस तरह से निफ्टी ग्रोथ किया है। निफ्टी के अंदर भारत का टॉप 50 कंपनी, 50 कंपनी इसके अंदर है। तो निफ्टी का ग्रोथ इसलिए हुआ है क्योंकि टॉप 50 कंपनी का ग्रोथ हुआ है। बड़ा सिंपल सा हिसाब है, बड़ा सिंपल सा हिसाब है। निफ्टी 50 का ग्रोथ से पता चलता है कि अगर 50 कंपनी में ग्रोथ हुआ है तो सिर्फ पैसा में, प्रॉफिट में ही ग्रोथ नहीं हुआ है सर। इसका ग्रोथ इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी में बिजनेस चला, प्रॉफिट चला, सेल चला, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ, तब जाके कंपनी ग्रोथ किया। तो कभी निफ्टी कितना हुआ करता था? 2000 साल में निफ्टी हुआ करता था 1200, 1000 के आसपास। 1200 से निफ्टी का ग्रोथ हुआ है सर 18 to 38, आज का डेटा है, ये अभी का डेटा है। कितना परसेंट है सर? 2000%। कैन यू इमेजिन सर, 2000% ग्रोथ रहा है ओवरऑल लास्ट 20-22 ईयर्स में। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन फेज चल रहा है। ठीक है, नेगेटिव सोचने वाले के लिए नेगेटिविटी का जगह बहुत है, लेकिन जिनको पॉजिटिव सोचना है ना, वो डिपेंड करता है कि वो नॉलेजेबल बंदा है या नॉलेज रखता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो
अच्छा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, एंड व्हाटएवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इज आइदर फ्रिक्शनल ड्यू टू चेंजेस इन ऑफ जॉब्स और सस्पेंडेड वर्क ड्यू टू स्ट्राइक्स ड्यू टू इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, ऐसे कारण में जॉब जा सकता है, बट ओवरऑल जॉब का डिमांड बहुत रहता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, प्राइसेस एंड कॉस्ट आल्सो टेंड टू राइज फास्टर, ठीक है, चीजों का दाम भी बढ़ता है, ठीक है, गुड अमाउंट्स ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऑकर एंड डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइजेस। There is altogether increasing prosperity and people enjoy high standard of living due to high level of consumer spending. जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन नजर आता है, भारत अभी भी रिसेंट जो फेज भारत का चल रहा है, ये एग्जैक्टली एक्सपेंशन फेज पे तो मतलब ऐसे पीक में नहीं आया सर, ठीक है, ये ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सिचुएशंस में भारत है करेंटली, इंडिया का सिचुएशन बात कर रहा हूँ मैं आपको। जिस दिन भारत ऐसे सिचुएशंस में पहुंचेगा, आप समझ लेना कि वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, और पीक पे जितना दिन तक रहेगा, जैसे कि आज का यूरोप, ठीक है, आज का यूरोप अभी पीक में है, पीक क्या, अभी तो कॉन्ट्रैक्शन भी चालू हो चुका है, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही शो किया, ठीक है, समझ रहे हैं ना सर, इसके कहते हैं एक्सपेंशन। पीक तो समझिए, समझ में आई क्या सर? द टर्म पीक रेफर्स टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। In latter stage of the expansion, inputs are difficult to find as they are short of their demand and therefore input prices increases. Output prices also rise rapidly, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners. Cost of living बढ़ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है, फिक्स्ड इनकम अर्नर के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कंज्यूमर बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, घर बनाने के बारे में सोचेगा, ड्यूरेबल गुड्स के बारे में सोचेगा, एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्टैग्नेंट मतलब रुक जाना। दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन। अब इसके बाद अगर कभी ऐसा हो, कभी कभी फैमिली वाइज वैसे देखा जाता है, कुछ फैमिलीज आप देखेंगे एक टाइम में कितना पैसा वाला था, आज उनके पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ? जरूर उन लोगों ने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, या फिर उनके साथ कोई खराब कुछ हुआ है, कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। सो फिर से वो बदल सकता है अपने आप को, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमी का साइकिल मौका सबको देता है, इकोनॉमिक साइकिल में मौका सबको मिलता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मौका का चौका कौन लगा सकता है, मौके पे चौका कौन लगा सकता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल मेंटेलिटी, ठीक है, उसका माइंड पे, उसके स्ट्रेंथ पे। सो कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउसिंग, ड्यूरेबल गुड्स एटसेट्रा, actual demand stagnates. This is the end of expansion. It occurs when economic growth reached at a point where it will be stabilized for a short time and then move in a reverse direction, ठीक है, मतलब पीक सिचुएशंस में बिजनेस, मतलब इकोनॉमी या बिजनेस बहुत कम देर तक टाइम के लिए रह सकता है, उसके बाद वो गिर जाएगा। अगर तुम अपने, मतलब जैसे इसको एक कहावत होता है सर, अगर आपको लगता है कि आप सब जानते हो, ठीक है, आपकी जिंदगी में और कोई जरूरत नहीं है, सारा जरूरत आपने पूरा कर दिया, मतलब समझते हो, जिस पॉइंट पे एक इंडिविजुअल को ऐसा लग जाता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, ठीक है, उसका मतलब है कि अगले दिन से उसका पीक पीरियड खत्म और डाउन पीरियड स्टार्ट। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंशन फेज को खत्म करना चाहता है, और एक्सपेंशन फेज अगर वो खुद से खत्म कर रहा है, अगर कोई किसी कारण से खत्म हो रहा है वो अलग चीज, जैसे मानो किसी के घर में कोई खराब चीज हो जाता है, किसी कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कभी कोरोना के कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे बहुत सारे फैमिली हमारे देश में या फॉरेन में भी कोविड के चपेट में आया है, ठीक है। अब जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वो एक्सपेंशन कर रहा था लेकिन कोरोना फैमिली में प्रॉब्लम कर दिया है ना, किसी के माँ को ले लिया, किसी के पापा को ले लिया, किसी के दोनों को ले लिया, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि सुनामी आया और घर दो सब कुछ लेके चला गया, ऐसा होता है ना। जैसे कभी वार सिचुएशंस हुआ, जैसे हमारे देश में भी ऐसा हुआ है, जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ था, जब पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, जब यहाँ से लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा, बांग्लादेश जब टूटा 1971 में, तब बांग्लादेश से कितना सारा लोग इधर आया, कितना सारा लोग यहाँ से, बांग्लादेश तो कोई नहीं गया है सर, बट बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, ठीक है। तो बात ऐसा है कि जब ऐसा सिचुएशन होता है, वो एक्सपेंशन फेज में था, जो बांग्लादेश का है सर, जो बांग्लादेश के बंगाली हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, फर्क नहीं पड़ता, बट उनका बांग्लादेश में बहुत सारे मतलब अपना चीज था, और उसको छोड़ के आना पड़ा बिकॉज ऑफ पार्टीशन, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन बहुत खतरनाक होता है फॉर एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, कि वो एक्सपेंशन फेज से पीक फेज में पहुंचता है, और उसके बाद तो ये तो नेचुरली हुआ, या फिर जो उसके हाथ में नहीं था। पर कई बार ऐसा होता है सर, हमारे हाथ में है
हम अपने आप को बना सकते हैं, बट फिर भी हम अपने आप को बनाने के बजाय हमें ऐसा फील होता है कि मुझे सब आता है, सब पता है, ठीक है, मुझे और क्या चीज का जरूरत है। अब जैसे ही ये फीलिंग लोगों को आ जाता है ना, बंदा मेहनत नहीं करेगा, अपने आप को एडुकेट नहीं करेगा, अपने आप को जो भी उसको करना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, बंदा अपना डेवलपमेंट जैसे ही बंद कर दिया ना, बस पैसा हजम, काम खत्म। अब जैसे ही पीक पीक ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है सर, ठीक है, पीक ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है बिजनेस साइकिल में या इकोनॉमिक साइकिल। आपको पीक फेज बहुत ही कम दिनों तक महसूस होगा अगर आप एक्सपेंशन फेज छोड़ देते हैं। इसके पीछे और भी रीजन हो सकता है, जैसे मानो कि आप ऐसा बिजनेस करते थे जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया, ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण आपका बिजनेस नहीं चल सकता तो फिर आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मानो जैसे आजकल तिरंगा कंपनी, गुटखा कंपनी हमारे देश में अच्छा इनकम करते हैं, है ना, जो गुटखा बनाते हैं, तिरंगा बनाते हैं, पान मसाला कंपनी। लेकिन पान मसाला का भी एक्सपेंशन फेज चल रहा है। सरकार ने कितना भी टैक्स लगाया लेकिन बैन तो नहीं किया ना, टैक्स लगाया पर बैन नहीं किया। सेम टैक्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं। नॉर्मल अगर एक 5 टका 1 टका का पैकेट में टैक्स लगा के उसका दाम कम से कम 10 टका कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये सब पान मसाला गुटखा बनाने में खर्चा इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन खा के लोगों का कैंसर भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अब कंट्री बैन क्यों नहीं करता? अब इंडिया को पैसा चाहिए। इंडिया का मानना है कि भाई कुछ लोग नशा करके मर भी जाए फर्क नहीं पड़ता, बट भारत सरकार को टैक्स मिलेगा जिससे हम डेवलपमेंट काम कर सकते हैं। तो सर लेकिन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एक डेवलप कंट्री है, फुल्ली डेवलप कंट्री है। आज इंडिया न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच भी है, मुझे न्यूजीलैंड याद आ गया सर। तो न्यूजीलैंड एक फुल्ली डेवलप कंट्री है, और न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो फुल्ली अपने कंट्री में ये, ठीक है, सिगरेट को बैन कर दिया। न्यूजीलैंड में नेक्स्ट 5 इयर्स में जन्म लेने वाला जो भी बच्चा होगा, सिगरेट क्या चीज है उसको पता नहीं चलेगा सर, ठीक है। ऐसा इनिशिएटिव न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। बट ये न्यूजीलैंड इसलिए ले सकता है बिकॉज सर हार्डली 2 करोड़ पॉपुलेशन लेके ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है, और बिकॉज उसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ भी उतना है नहीं, और दे कैन मैनेज, बट इंडिया करेंटली मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बिकॉज आप सोचो, ठीक है, मतलब हार्डली 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग रहते हैं न्यूजीलैंड में, इससे ज्यादा तो नहीं, कम होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन वहां पर भारत में कितना लोग रहते हैं सब, ठीक है, भारत में कितना लोग रहते हैं, तो ह्यूज डिफरेंस है। सो वट एवर, साइज में भी हम बहुत बड़े हैं, बट साइज इज नॉट द इशू। यहाँ पर है कि पॉपुलेशन, मतलब डेंसिटी कैसा है, ठीक है, न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन कितना होगा, 1 1.5 करोड़ होगा, 1 लाख। सॉरी सर, 1 करोड़ भी नहीं है, 51 लाख। मतलब अगर मैं आपको साइज से बताऊं तो न्यूजीलैंड का साइज इंडिया का कोई एक स्टेट की तरह तो हो ही जाएगा। साइज तो हम लोग यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। ये रहा न्यूजीलैंड की साइज। अगर मैं इसको कोट करता हूँ यहाँ पर लेके, अच्छा, तो इंडिया का साइज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इतना बड़ा है साइज में। हाँ सर, इतना बड़ा तो है साइज में। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का जो साइज है, तीनों स्टेट को मिला के एक न्यूजीलैंड बन जाएगा। तो आई होप आप समझ सकते हो। और हमारे इतने से जगह में कितना लोग रहते हैं बोलो तो? सर बंगाल में रहते हैं 10 करोड़, बिहार में रहते हैं 11 करोड़, 12 करोड़, और उड़ीसा में रहते हैं 5 से 6 करोड़। मतलब यहीं पर हमारे यहीं पर ही रहते हैं सिर्फ 25 करोड़ लोग, और वहां पर न्यूजीलैंड में रहते हैं 51 लाख लोग। आप समझ सकते हो कि एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हालत होता होगा। तो प्योर सिंपल कैलकुलेशंस, ठीक है, कंपेयर करने से पहले देखना चाहिए क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड पीक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जब आपका हालत अब आपको बहुत हो गया, जैसे आप यूरोपियन इकोनॉमी में धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन चालू हो, the economy cannot continue to grow endlessly. As mentioned above, once peak is reached, the increase in demand is halted and starts decreasing in certain sectors. During contraction, there is a fall in the level of investment and employment. ठीक है,
इन्वेस्टमेंट कम होगा, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा. Producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy and continue anticipating higher level of demand and therefore maintain their existing level of investment and production. The consequence इसके लिए क्या होता है? Discrepancy और mismatch between demand and supply. Supply far exceeds demand, मतलब supply बहुत ज्यादा हो जाता है, demand नहीं रहता है. Initially this happens only in few sectors and at a slow pace, but rapidly spreads to all sectors. Producers being aware of the fact that they have indulged in excessive investment and overproduction. मतलब जरूरत से ज्यादा चीज बन जाता है, जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है. ठीक है, तो इतना जरूरत से ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, इकोनॉमी में भी डाउन ट्रेंड आ जाता है. इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आ जाता है एंड दिस डाउन ट्रेंड इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन. बहुत सारी चीजें होता है सर कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में. डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइस डाउन, मतलब जो रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं उसका दाम नीचे गिर जाता है. इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन resulting in decreased demand for goods and services. Producers lower their prices in order to dispose of their inventories, मतलब ताकि उसका स्टॉक जल्दी जल्दी निकले, इसलिए वो दाम को कम कर देता है. ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है सर. अपना प्रोडक्ट कम करके छोड़ने का मतलब होता है कि बहुत नेगेटिव चल रहा है मार्केट, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो सारा चीज जब एक साथ घटता है ना, क्रेडिट श्रिंक करता है, बैंक लोन देना बंद कर देता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रुक जाते हैं. ठीक है, स्टॉक का प्राइस मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज का प्राइस फॉल करता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा यूएस में ही हुआ है 2008 में. ये केस स्टडीज है आप लोग यहाँ पर. बिजनेस साइकिल का ऐसा ही सिचुएशंस दो बार हुआ है. एक बार हुआ था ग्रेट डिप्रेशन 1930 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1913-14 के टाइम पे. ठीक है, 1914 से लेके ओवरऑल 1918 तक आप समझ सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था. और 1939 से लेके 43 तक ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था. इसके बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया था. ग्रेट डिप्रेशन स्पेशली इन यूएस एंड यूरोपियन इकोनॉमी. ठीक है, भारत बोल के तब कोई था ही नहीं इसका एक्चुअली. भारत का स्पाइनल कॉर्ड नहीं था, भारत तब ब्रिटिश चलाता था. तो जितना ब्रिटिश बना था उस टाइम पे ड्यू टू इंडियन इकोनॉमी, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है. अब बात ऐसा है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड द लॉन्गेस्ट डीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइडस्प्रेड डिप्रेशन इन 20th सेंचुरी ड्यूरिंग 1930s. स्टार्ट हुआ था यूएस से and become worldwide. The global GDP fell by around 15% between 1929 and 1932. Production, employment, and income fell. As far as the causes of Great Depression are concerned, there is difference of opinion amongst economists. मतलब अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं इकोनॉमिस्ट लोग. जहाँ पर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स, जो लोग सीए इंटर का पढ़ाई कर रहे हो ना, सीए इंटर में जाके आप लोग ना इकोनॉमिक्स में केन्स के बारे में बहुत पढ़ोगे. तो अभी इस बंदे को ना थोड़ा देख लो, इस इकोनॉमिस्ट को. जॉन मेनर्ड केन्स, जेएम केन्स के नाम से भी जाना जाता है. रिगार्डेड लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब इनका मानना था कि इकोनॉमी में खर्चा कम हो रहा था. ठीक है, टू बी कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. बिकॉज पहले खर्चा करना पड़ता है तब जाके इनकम होता है. प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग खर्चा नहीं करना चाहते और इनकम के बारे में सोचते हैं. तो फर्स्ट इनपुट डालो तब आउटपुट आएगा. ठीक है, डायरेक्ट आउटपुट थोड़ी ना आता है. ये जेम केन्स का मानना था. Monetarists opined that the Great Depression was caused by banking crisis. जो मनी के बारे में काम करते थे, मॉनेटरिस्ट बोलते हैं उनको, उनका मानना था कि ग्रेट डिप्रेशन मतलब, डिप्रेशन मतलब क्या, इकोनॉमी एकदम डाउन ट्रेंड, कुछ नहीं है, ना जॉब है, ना कंपनी में कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है. बहुत खतरनाक हालत. मतलब मैं आपको बोला ना, सुख दुख चक्रवत परिवर्तित है. मतलब ये इकोनॉमी का दुख का एकदम हाईएस्ट लेवल था रिसेंट ट्रेंड का. रिसेंट ट्रेंड का मतलब लास्ट 100 years अगर मैं हिस्ट्री चेक करूं तो ऐसा देखा गया था. तो ग्रेट डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय द बैंकिंग क्राइसिस एंड लो मनी सप्लाई. ठीक है, तो इस टाइम पे मनी को, मतलब मनी को प्रिंट भी किया गया था. ठीक है, कि भाई इतना मनी सप्लाई कम है कि मनी सप्लाई करो. मेनी अदर इकोनॉमिस्ट ब्लेम डिफ्लेशन. किसी किसी का मानना था डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा. इन्फ्लेशन में महंगाई होता है, डिफ्लेशन में चीजों का दाम ही नहीं मिलता. मतलब डिमांड लो, इतना डिमांड लो कि लोगों को खरीदना ही नहीं है, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तो क्या खरीदेगा. सर आप लोग कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है? Yes, sir.
ओवर इंडिपेंडेंस मतलब जरूरत से ज्यादा मार्केट में उधारी है, लोअर प्रॉफिट्स, पेसिमिज्म, पेसिमिज्म मतलब नेगेटिविटी का हद पार हो गया। अब नेगेटिविटी तो होगा। यूरोप जो लड़ाई लड़ रहा था, यूरोप ने और यूएस ने मिलके दुनिया को क्या दिया सर? बहुत बड़ा सवाल है। इतना पेसिमिज्म क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ इन्वेजन का राजनीति खेल रहा था। कौन किसको, कौन कितना ताकतवर है। हाँ सर, वर्ल्ड वॉर क्या है? अपना पावर शो करने का वार है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रशिया यूक्रेन का वार नहीं है। दिस वार इज बिटवीन नाटो वर्सेस रशिया। हमें दिख रहा है यूक्रेन वर्सेस रशिया, बट एक्चुअली दिस इज द नाटो वर्सेस रशिया। नाटो मीन्स वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज along with यूएसए। यूएसए के साथ वेस्टर्न यूरोप का कनेक्शन है, मतलब पूरा का पूरा। रश इवन यूक्रेन जो इतना बड़ा वार रशिया के साथ लड़ सकता है क्या? लेकिन अभी भी वो लड़ाई चला रहा है ना सर। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका बैक कर रहा है। अब मैं रशिया यूक्रेन वार के बारे में ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि रशिया के पास भी जेन्युइन रीजन है, बट रशिया को भी थोड़ा बहुत हल्का लेना चाहिए। बट प्रॉब्लम है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया पावरफुल बन जाए, और रशिया नहीं चाहता कि यूरोप और अमेरिका मिलके रशिया को बैक साइड में डाल दे। ये लड़ाई चल रहा है, और इस लड़ाई के कारण ये रशिया यूक्रेन लड़ाई चल रही है। ठीक है, ये बहुत दिन बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद ये बहुत दिन बाद एक लड़ाई चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का तो अलग ही एक कॉन्सेप्ट है उसको, वो भी एक बहुत बड़ा लड़ाई है सर, जो पाकिस्तान हमारे साथ करता है फालतू का। ठीक है, अब इन्हें भी सबक सिखा देंगे, चिंता मत करो। लीडर ऐसा है करेंटली हमारे देश में जो जरूरत पड़ने से सिखा देगा, और ऐसा प्लानिंग भी है। जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया क्या कर रहा है, चाइना बॉर्डर में कश्मीर का ये वाला हिस्सा लेके रखा है, चीन को भी ये वाला हिस्सा दे दिया है। ऊपर से यहाँ से चाइना पूरा इस भारत के इस हिस्से को ले लिया, जानते हो आप लोग? हाँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया भारत से बाहर हो चुका है। ये इस तरह का, ये वाला हिस्सा पूरा ले लिया है चाइना और पाकिस्तान मिलकर। अब इस तरह से फिर कुछ दिन बाद बोलेगा भाई ये भी दे दो, फिर कुछ दिन बाद बोलेगा कि हिमाचल दे दो, फिर बोलेगा पंजाब दे दो, फिर बोलेगा यूपी दे दो। हाँ, सारा ही दे देते हैं, खुद का कुछ नहीं रखते। मतलब ऐसे थोड़ी ना है। तो जो भी हो, तो ये यूरोपियंस का प्रॉब्लम है ये सर। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम। ठीक है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ मारपीट। ठीक है, एक दूसरे के साथ मारपीट, इतना मारपीट कि भाई कौन ज्यादा ताकतवर है ये दिखाने के चक्कर में। हाँ, ये मिसाइल्स, हाँ बोमा, परमाणु, हाँ इस चक्कर में भारत जैसे शांतिपूर्ण कंट्री, मतलब जो पीस लवर कंट्री है, पीस लविंग नेशंस को भी धीरे धीरे इस वार का पार्ट बनना पड़ा। हाँ, और आज भी चल रहा है। अब इधर अभी एशिया में चाइना चालू किया है, एशिया में अभी सिमिलर कल्चर चाइना चालू किया है, बट भारत को ये कल्चर कभी पसंद नहीं था। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारे पास नॉलेज नहीं है सर, बहुत नॉलेज है, मैं आपको बैठे बैठे प्रूफ दे सकता हूँ। लेकिन क्या है ना, हम लोग ना क्रिएशन में बिलीव रखते हैं, डिस्ट्रक्शन में नहीं। यूरोप ना डिस्ट्रक्शन में बिलीव रखता है, और उसका प्रमाण दिया है वो। लास्ट 500 ईयर्स का इतिहास चेक करो आप, मार पीट दंगा वार छोड़ के कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, और लोगों के बीच में सिर्फ दंगाबाजी। हाँ, अमेरिका ने जापान में क्या किया? बोमा गिरा दिया, हिरोशिमा नागासाकी। आज भी जापान को उसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आज भी जापान में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक बच्चा जन्म लेता है हिरोशिमा नागासाकी में, जिसका मतलब शरीर में हैंडीकैप, मतलब हैंडीकैप के साथ जन्म लेता है। तो ये जो माइंड सेटअप है ना दुनिया का, ये सेटअप से दुनिया को बाहर आना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि सर लगातार 1914 से लेके 1945 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड लोगों के, इंसान की जिंदगी में पेसिमिज्म नहीं आएगा तो क्या ऑप्टिमिज्म आएगा? हाँ सर, निगेटिविटी छाया हुआ था, छाया हुआ था निगेटिविटी। देखो, ये सब तो मैन मेड है सर, गॉड मेड होता तो भी समझते, मैन मेड है। ठीक है, whatever may be the cause of depression, it caused widespread distress in the world as a production, employment, income, expenditure, हर तरह से। The economics of the world began recovering 1933, increased money supply, huge international inflow of gold. धीरे धीरे मनी सप्लाई बढ़ा, ग्लोब गोल्ड का इनफ्लो बढ़ा, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू एटसेट्रा। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बोल रहा था, where some of such factors
which help economy slowly come out of recessions and enter the phase of expansion and upturn. उसके बाद धीरे धीरे वार खत्म हुआ। क्या है ना सर, किसी के पास बहुत ज्यादा मतलब पावर, किसी के पास कुछ नहीं, तो वार तो होगा ना। कोई बोलेगा ये मेरा है, कोई बोलेगा ये मेरा है। अफगानिस्तान को बर्बाद करके रख दिया, अफगानिस्तान भी बर्बाद होकर रख दिया सर। हम लोगों को लगता है तालिबान ये तालिबान वो, हाँ ठीक है, वो भी गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं, पर देखो पूरा यूरोपियन मिलकर अफगानिस्तान को, अभी जाके अफगानिस्तान अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ वो तालिबानी चीज बहुत खतरनाक है, वी नो दैट, बट सर इतना देर से कौन सा कंट्री अफगानिस्तान में रूल नहीं किया बोलो? कभी अमेरिका का रूल चल रहा है, तो कभी रशिया का रूल चल रहा है, तो कभी यूरोप का रूल चल रहा है। फिर अफगानिस्तान में रेबल नहीं पैदा होगा तो कौन पैदा होगा? सोचना पड़ेगा सर, बात बहुत गहरा है, जितना बात करो फैलता रहे। लेकिन वो भी अंडरस्टैंड कि ये दुनियादारी, मतलब समझो सर, वर्ल्ड को समझो, वर्ल्ड इकोनॉमी को समझो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्यों इस तरह का सिचुएशंस क्रिएट होता है, और जब जब होता है तब उसके पीछे क्या क्या रीजन चलता है। अच्छा, अब देखो सर, आईटी बबल बस्ट, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक, मतलब क्या बोलेंगे सर, डिस्कम्फोर्ट बोलो आप, बहुत खतरनाक। 2000 में वर्ल्ड वाइड 2000 में डॉट कॉम बबल चालू हुआ था। डॉट कॉम मतलब आईटी बबल, ठीक है, इसको दोनों बबल बोला जाता है, आईटी बबल और डॉट कॉम बबल। बबल मतलब समझते हो ना, वही जिसमें हवा भरा हुआ बुदबुद है, कभी भी ब्लास्ट कर सकता है ना। तो आईटी बबल और डॉट कॉम बबल रफली कवर्ड द पीरियड ऑफ 97 से 2000। ऐसा लग रहा था सारा दुनिया का हर चीज डॉट कॉम और आईटी से सॉल्व हो जाएगा। During this period, many new internet-based companies, commonly referred as dot-com companies, were started, जिसमें गूगल भी एक है। The low interest rate in 98-99 encouraged the startup internet companies to borrow from the market. Due to rapid growth of internet and seeing vast scope in this area, venture capitalists, मतलब जो new businessmen हैं, invested huge amount in these companies. Due to over optimism in the market, अब जरूरत से ज्यादा optimism हो गया, मतलब जितना पॉजिटिविटी नहीं था उससे ज्यादा पॉजिटिव होने के कारण मार्केट में डॉट कॉम कंपनीज में जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया। इन्वेस्टर्स वर लेस कॉशियस, there were a great rise in their stock price, and in general it was noticed that companies could cause their stock price to increase by simply adding an e prefix to their name or a .com। मतलब तब ऐसा हो गया था कि अगर अपने कंपनी के नाम के पीछे ई लग रहा है सर, मतलब इंटरनेट, ठीक है, और अगर नाम के आगे .com जोड़ रहा है एंड पे, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि हर कंपनी अच्छा करते हैं, स्पेशली यूरोप एंड यूएसए के मार्केट। So these companies offered their service or end product free for free with the expectation that they could build enough brand awareness। मतलब इतना फ्री में चीज दिया, इतना कम सस्ते में चीज दिया, डिस्काउंट में दिया, कि उनको लगा कि धीरे धीरे वो लोग प्रॉफिटेबल बन जाएगा। As a result, these companies saw high growth and a type of bubble develop। ग्रोथ तो बहुत हुआ, बट बबल डेवलप हुआ। बबल मतलब जितना वैल्यूएशन नहीं था उससे ज्यादा वैल्यूएशन। जैसे आप देखोगे हमारे इंडिया में भी जब से ये आईटी बबल चालू हुआ है यूएस में, इंडिया में उसका क्या इफेक्ट हुआ बोला तो? हम लोग टेक्नोलॉजी तो बनाए नहीं, बट एक चीज हुआ कि हमारे यहाँ पर आईटी जॉब क्रिएट हुआ। क्या सर? इसलिए हम लोग बैंगलोर में, कोलकाता में आईटी सेक्टर के बारे में बहुत सुनते हैं। क्या रे, ये सुनो, जैसे कोलकाता में सॉल्ट लेक, साउथ में बैंगलोर, हाँ हैदराबाद, इधर चंडीगढ़ में भी सेक्टर्स है कुछ, हाँ दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव, आईटी आईटी हब। अब आईटी जॉब के कारण वर्ल्ड वाइड इंडियन यूथ जो सस्ते में काम कर सकता है सिमिलर काम, तो इंडिया में आईटी जॉब क्रिएट हुआ। ऐसे ही इंडिया जॉब का लत लगा रहता है ना सर, कि अभी कुछ अगर कोई 20,000 भी दे दे तो भी भागेंगे। इंडिया में प्रॉब्लम है इसका। तो पॉइंट इज दैट कि अब इतना जॉब क्रिएशन हुआ कि सारा लोग, जिसको भी कुछ आज भी चल रहा है, क्या करेगा? अरे क्या करेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी आईटी इंजीनियर, घर घर में आईटी इंजीनियर। हाँ सर, क्या बोलते हो? अभी भी ऐसा दिख रहा है, बट पहले से थोड़ा कम हुआ है। ये सर नो, हेलो, यस सर। इससे कहते हैं बबल, ठीक है। अब देखो आजकल ऐसा हो रहा है कि इंजीनियर तो घर घर में, हर कोई आईटी इंजीनियर। क्या करेगा? आईटी इंजीनियर। क्या करेगा? आईटी इंजीनियर। अब घर घर में आईटी।
अब घर घर में आईटी इंजीनियर तो क्या प्रॉब्लम होगा, जितना जॉब है नहीं उससे ज्यादा आईटी इंजीनियर क्या हो जाएगा, बैठा रहेगा, जॉबलेस होगा, और क्या होगा। अब मार्केट में जितना डिमांड रहेगा उसके हिसाब से ही ना सप्लाई क्रिएट होगा, है ना। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इसको बोलते हैं बबल बस्ट। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज में पैसा इनफ्लो होना, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज के बारे में पागलपंती दिखाना, वो हर केस में बबल बस्ट ही होता है। ऐसा ही हुआ था 2000 में, ऐसा ही हुआ था 2000। ठीक है, तब शायद आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, मैं भी तब छोटा था, मुझे भी ये सब चीज़ों का उस टाइम पे नॉलेज नहीं था सब, क्योंकि हार्डली 19 ईयर्स ओल्ड, सो कितना पता चलेगा। सो दीज कंपनीज ऑफर देयर सर्विस और इन प्रोडक्ट्स आर फ्री विद एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह से लोग पैसा तो डाल दिया बट कंपनी एज सच रिटर्न नहीं दे पा रहा। The collapse of the bubble took place during 99-2001. Many dot-com companies ran out of capital. पैसा ही खत्म हो गया and were acquired or liquidated. बंद भी हो गया. Nearly half of the dot-com companies were either shut down or were taken over by the companies. Stock market crashed and slowly the economies began feeling the downturn in their economic activities. धीरे धीरे फिर से इकोनॉमी बना। ये रिसेंट प्रॉब्लम रहा है। किसी भी चीज को लेके ना जरूरत से ज्यादा मातामाती, मतलब मातामाती समझते हो, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अब यही इसी को कहते हैं एनालिसिस। अब इतना बड़ा इकोनॉमी नहीं समझ पाया, है ना, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है तब तब आसमान से टपका और खजूर पे लटका। रिसेंटली 2008-9 में 2000 का शिक्षा, मतलब 2000 से इकोनॉमी को समझ नहीं आया, और ये सारा केस अभी यूएस करा रहा है सर। 1930 में सब यूरोप करवाता था, अब 2000 के बाद सब यूएस करवा रहा है। Global economic crisis 2008-9 में, the recent global economic crisis owes its origin to US financial market. Following information technology bubble burst 2000, the US economy went into recession. इकोनॉमी रिसेशन में चला गया। रिसेशन मतलब मंदी, जॉब कट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। अब यूएस जैसे 30-35 करोड़ वाले आबादी वाला देश में भी अगर रिसेशन हो जाए मतलब आप समझो कि क्या हालत है। इन ऑर्डर टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, इकोनॉमी को रिसेशन से हटाने के लिए, रिसेशन मतलब मंदी, जब प्रोडक्शन नहीं, तो प्रोडक्शन नहीं तो जॉब नहीं, जॉब नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा भी आना बंद हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड डिटोरिएट होगा। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व, मतलब जैसे हमारे देश में आरबीआई होते हैं वैसा ही यूएस में सेंट्रल बैंक होते हैं, मतलब फेडरल होते हैं, फेडरल रिजर्व बोलते हैं, जस्ट लाइक इंडियन आरबीआई। इन लोगों ने सोचा कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं ताकि बैंक सस्ते में लोन प्रोवाइड कर पाए। इसके कारण क्या हुआ, दिस लेड टू लार्ज लिक्विडिटी और मनी सप्लाई विद द बैंक्स। दिस लेड टू लार्ज लिक्विडिटी और मनी सप्लाई विद द बैंक। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो पहले से ज्यादा लोग बैंक में लोन के लिए आएगा। पहले अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था तो इसमें भी यूएस ने सोचा कि भाई 10% को 6% कर दो या 5% कर दो, ठीक है, कल या फिर किसी किसी केस में 0 रेटेड कर दो। तो विद लोअर इंटरेस्ट रेट क्रेडिट बिकम चीपर, मतलब लोन सस्ता हो गया। एंड द हाउस होल्ड डिपेंड विद लो क्रेडिट वर्दिनेस, मतलब जिस घर का क्रेडिट वर्दिनेस भी अच्छा नहीं है, मतलब लोन रीपे करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसको बोलते हैं लो क्रेडिट वर्दिनेस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे करंट लैंग्वेज में सिविल स्कोर इतना भी नहीं है कि लोन दिया जाए। ठीक है, अब कभी अगर बैंक में लोन के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहले आज के डेट में बैंक लोन तो छोड़ो, एक आईफोन भी अगर आप ईएमआई में लेना चाहोगे तो आपको बजाज कार्ड वगैरह देने के लिए भी आपका सिविल स्कोर पहले चेक करता है। तो उस चेकिंग को, मतलब आपका इनकम को चेक करता है। बेसिकली क्या चेक करता है, आपका इनकम को चेक करता है, आपका पहले कोई लोन था कि नहीं, अगर लोन है था तो कैसे आपने पे किया, अगर आप टाइमली पे किया तो आपका सिविल स्कोर बढ़ता है, अगर आप टाइमली पे नहीं किया तो सिविल स्कोर गिर जाता है, और अगर आपका इनकम भी अच्छा नहीं है, ठीक है, रेगुलर नहीं है, तो क्रेडिट वर्थिनेस कम हो जाता है। तो क्रेडिट वर्थिनेस लो रहने वाला लोगों को भी यूएस बैंक ने लोन दिया, और उन लोगों ने घर खरीदा, बिगन टू बाय हाउस इन इंक्रीजिंग नंबर, एक से ज्यादा घर ले रहा है क्योंकि इतना सस्ता में लोन मिल रहा है। एक घर क्या, दो घर बना लो, समझ रहे हैं सर। सरकार का डिसीजन देखो अमेरिका का। इंक्रीज डिमांड फॉर हाउस लेड टू इंक्रीज प्राइस फॉर देम, इतना डिमांड बढ़ गया कि घर का दाम भी बढ़ गया। द राइजिंग प्राइस ऑफ हाउसिंग लेड बोथ हाउसहोल्ड्स एंड बैंक्स टू बिलीव दैट प्राइस वुड कंटिन्यू टू राइज।
अब बैंक को लगा कि भाई तब तो दाम बढ़ेगा। एक्सेस लिक्विडिटी विद बैंक्स, अब बैंक के पास जरूरत से ज्यादा पैसा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेड बैंक्स टू लेंड विदाउट चेकिंग द क्रेडिटवर्थिनेस ऑफ बोरोवर्स। मतलब क्योंकि मार्केट में इतना घर का दाम बढ़ रहा है, बोरोवर का क्रेडिटवर्थिनेस चेक ही नहीं किया। मतलब जो लोन लेने आ रहा है उसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सोच ही नहीं रहा है। Loans were given to subprime households and also to those persons who had no income or assets even. Houses were built in excess during the boom period and due to their oversupply in the market, अब इतना घर बन गया, houses prices declined 2006 से। पहले मार्केट में घर का दाम बढ़ा क्योंकि तब हाई डिमांड हो गया था, बहुत सारे लोग घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लोन मिल रहा था, तो ऑटोमेटिकली डिमांड हाई, दाम बढ़ रहा था, बैंक को लगा भाई दाम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, चलो लोन देते हैं और लोन देते हैं, ठीक है। लेकिन बबल बस्ट, अगेन बबल बस्ट, बोला ना देखो जरूरत से ज्यादा नाचा नाची कर रहा है। नाचा नाची समझते हो, मतलब टू मच डांसिंग चल रहा है यहाँ पर, अभी बेकार का डांस चल रहा है। अब हाउसिंग बबल बस्ट बोलते हैं इसको, हाउसिंग बबल गॉट बस्ट इन सेकेंड हाफ ऑफ द 2007। क्या हुआ, इतना घर बन गया कि लेने के लिए लोग नहीं है, और दूसरा पॉइंट है कि ऐसा ऐसा लोगों को लोन दे दिया जो लोन रिपे नहीं करना है, लोन रिपे ही नहीं कर रहा है, मतलब बैंक ने तो लोन दे दिया, बैंक का पैसा मार्केट में से पूरा फैल गया, लेकिन एक आध लोग नहीं सर, हजारों लोग, लाखों लोग लोन देना मतलब नहीं दे रहा है। सो विद फॉल इन प्राइस ऑफ हाउस व्हिच वर हेल्ड एज मॉर्टगेज, अब मार्केट में जब घर खरीदने का डिमांड ही नहीं रहेगा तो फिर उस घर का क्या फायदा। The subprime households started defaulting on a large scale in paying off their installments. This caused huge losses to the banks, and losses in banks and other financial institutions had a chain effect, and soon the whole US economy and world economy at large felt its impact. क्या प्रॉब्लम हुआ, अब बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, ऊपर से जो मार्केट में लोन देके इनकम करने का सोचा था वो इनकम भी गया। अब बैंक के पास जितना पैसा था, वो जो फाइनेंशियल कंपनीज को जो पैसा देता था, अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी, लेमन ब्रदर्स बोल के एक बहुत बड़ा कंपनी था, ठीक है, बहुत सारे अमेरिकन बिग बिग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, यहाँ का जो फाइनेंस कंपनी था ये आरबीआई से लोन लेता था, मतलब यहाँ के आरबीआई मतलब फेडरल से। अब फेडरल बोल रहे कि भाई हमारे पास तो पैसा खत्म है, हम कहाँ से तुमको देंगे। तो यहाँ का अमेरिकन फाइनेंस कंपनी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता था, जैसे इंडिया में, कुछ चाइना में, इनका इन्वेस्टमेंट भी बंद हो गया। तो ऑटोमेटिकली इंडिया में जो कंपनी अमेरिकन फाइनेंस कंपनी के पैसे से चलता था, इनका बिजनेस भी चिंता में पड़ गया। इतना सारा लोगों का जॉब, उनका सैलरी कहाँ से देंगे, तो इंडिया में भी जॉब कट होना चालू हुआ। और नॉट जस्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा इफेक्ट तो यूरोप में पड़ा, क्योंकि अमेरिका का सबसे ज्यादा पैसा यूरोप में है, और साथ में इंडिया, चाइना जैसे कंट्री में भी इफेक्ट पड़ा। और चाइना का सबसे बड़ा रिजर्व अमेरिका में है, मतलब चाइना अपना बहुत पैसा अमेरिका में पार्क करता है। और जैसे ही उनको पता चला कि ऐसा हुआ है, अमेरिकन बैंक डिफॉल्ट में हो गया, अब वो फटाफट अपना जो उनके पास जो जितना ट्रेजरी में जो इन्वेस्टमेंट किया था, चाइना अपना इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए पागल हो गया, सारा निकालना चालू किया, भाई दे दो, भाई मेरा पैसा दे दो, भाई मेरा पैसा दे दो। समझ में आ रहा है सर, ह्यूज थिंग, ह्यूज थिंग, एक कंट्री का मैटर नहीं है, एक आरबीआई का मैटर नहीं है, एक सेंट्रल बैंक का मैटर नहीं है, पूरा दुनिया इसके चपेट में आया था। 2008 बबल, हाउसिंग बबल बस्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर लेमन ब्रदर्स फॉल, या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-9। इस टाइम पे जो लोग ग्रेजुएट हुआ था, किसी के पास जॉब नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपनी को जॉब देने के लिए पैसा ही नहीं था। समझ में आ रहा है सर? हेलो, हाँ सर जी। तो सर मैंने आपको इतने देर से ये जो 4-5 फेज से बिजनेस या इकोनॉमी गुजरते हैं उसके बारे में मैं आपको बताया, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल केस लॉ भी बताया कि रिसेंट ट्रेंड में इकोनॉमी में अभी क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था। मैं आपको क्रिश्चियन एरा का भी हिसाब दिया, अभी का भी हिसाब दिया, ठीक है। तो आखिर बिजनेस साइकिल अगर आप समझ जाते हो ना सर, आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर समझ में आ जाता है, इकोनॉमी किधर जाना चाहता है। इसमें कुछ लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, और कुछ कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स भी होते हैं।
लीडिंग इंडिकेटर जैसे कि चेंज इन स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, मतलब स्टॉक प्राइस में मूवमेंट भी आ सकता है, स्टॉक प्राइस में डिटोरिएशन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मानो कि लैगिंग में जैसे मानो कंपनी अनएम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स में काम करते हैं। लीडिंग में स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, न्यू ऑर्डर आ रहा है, कैपिटल कंज्यूमर गुड्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, और कोइंसिडेंट एंड कॉन्करेंट इंडिकेटर्स में जीडीपी ग्रो कर सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, मतलब और कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंट्री में। तो हर तरह का इंडिकेटर्स आपको देखना चाहिए। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है या स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं वो लोग बहुत डिटेल्स में जान पाता है। जैसे कल ये एक कंपनी है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था जो कल कंपनी का शेयर छोड़ के जा रहा है सर। उसका नाम है सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक जापान का एक बहुत बड़ा कंपनी है। ठीक है, पेटीएम शेयर डिक्लाइन एज एंकर लॉक इन पीरियड एक्सपायर्स, और पेटीएम का शेयर 500 550 में चल रहा था, सॉरी 600 650 में चल रहा था। कल ऐसा गिरा। क्यों? क्योंकि उसका जो इन्वेस्टर था वो कंपनी को छोड़ के भाग गया। 650 से शेयर एकदम गिर के 500 550 539 पे आके रुका। कल का डेटा है। लेकिन आज देखो, आज बहुत सारे लोग फिर से वापस पेटीएम को खरीदना चालू किया। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या ऐसा होता रहता है सर? हाँ सर, ऐसा होता रहता है। ये सब शॉर्ट टर्म है सर, ये सब शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल है। अब ये पेटीएम में ऐसा क्यों हुआ? सर पेटीएम प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। पेटीएम में जो इन्वेस्टर था, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर पेटीएम में इन्वेस्ट करके रखा था, ये देखो सर कौन कौन है पेटीएम का इन्वेस्टर। सॉफ्ट बैंक, पेटीएम 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 बोल के एक्चुअली कंपनी नहीं, कंपनी का मेन नाम है 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, पेटीएम उसका ब्रांड नेम है। ठीक है, ये रहा पेटीएम। 197 के अंदर पेटीएम चलता है। अब पेटीएम में कौन कौन इन्वेस्टर्स है? लोकेट से विजय शेखर शर्मा, जो कंपनी बनाने वाला इंडियन है, इसका 9% है। एंड ग्रुप, ये चाइनीज कंपनी है, अलीबाबा बोल के कंपनी है उनका, जैक मा का। एसबीएफ इंडिया होल्डिंग, इसका 17% है। सैफ ली मॉरिसस कंपनी का 11%, एक्सिस ट्रस्टी का 4.77, पीएच इंटरनेशनल का 2.41, कनाडा पेंशन प्लान का 1.71। कुल मिला के इसके अंदर ये भी था, इसके अंदर सॉफ्ट बैंक ही था, बट सॉफ्ट बैंक कल ही डिसीजन लिया वो अपना शेयर छोड़ के जाना चाहता है, तो कल सॉफ्ट बैंक निकल गया। कल हुआ या परसों हुआ? ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब कंपनी में इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है, स्टॉक प्राइस में नेगेटिव मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट्स, तो ये लीडिंग इंडिकेटर का काम करता है। अगर कंपनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब था अभी जॉब नहीं दे रहा है। जैसे एक कंपनी है सर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है बायजूस बोल के, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, बायजूस अपने ये स्टॉक मार्केट में नहीं है, बट बायजूस रिसेंटली अपने बिजनेस में 2,500 लोगों को, जो टीचर लोग लिया था उन्होंने, ठीक है, उनको ले ऑफ कर दिया, मतलब हटा दिया। क्यों? सैलरी नहीं दे पा रहे, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है इनको। ठीक है, तो ये अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है। ऊपर से सीए ने ऑडिट करके बताया कि बायजूस में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, डिस्क्लोजर में कुछ प्रॉब्लम है बायजूस का, इसको लेके काफी बातचीत हुआ है मार्केट में और हो रहा है अभी भी। ये देखो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लुकिंग इनटू फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ बायजूस, सेज प्रेसिडेंट देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा करंट सीए प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड का। ठीक है, उन्होंने बायजूस के बारे में खुद मैटर को देखभाल करने के लिए बात कर रहे हैं कि हम बायजूस के मैटर में देख रहे हैं, क्योंकि बायजूस में ऑडिट रिपोर्ट बहुत ही चिंतादायक है सर, कि बायजूस ऑडिट रिपोर्ट को लेके बहुत बात है सर। आईसीआई प्रूविंग बायजूस फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये चेक कर रहा है। अब कैसे चेक करेगा? अकाउंट्स के थ्रू से ऑडिट करके, फाइनेंशियल डेटा चेक करके। ठीक है, कि बायजूस जो अकाउंट्स को बना रहा है उसके थ्रू से चेक करके बताएगा। क्योंकि ये सब बायजूस आज की डेट में, बायजूस वैल्यूएशन जानते हैं आप? बायजूस का वैल्यूएशन देखोगे तो पता चलेगा। अगर मैं रुपी में वैल्यू करूं, रिसेंटली लियोनेल मेसी को भी एजुकेशन फॉर ऑल बोल के एक ये किया है सर, 23 बिलियन। बायजूस इज बिगर वैल्यूज इटसेल्फ, 23 बिलियन का वैल्यू है इसका। मतलब जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वैल्यूएशन कैसे डिसीजन लिया जाता है, ये शेयर मार्केट क्लास में मुझे मौका मिलता है बताने का। बट मैं आपको बस इतना जरूर कह सकता हूँ कि वैल्यूएशन डिपेंड करता है, जब बिजनेस में फ्यूचर में दम हो तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं।
जैसे कि ये रविंद्रन बाईजू है जो कंपनी का ओनर है, बट इसके करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेके काफी बात हुआ है। तो ये देख सकते हो आप 22.6 बिलियन के आसपास इसका वैल्यूएशन है, मतलब ऑलमोस्ट 23 से 24 बिलियन के आसपास। अब इसको आप इंडियन मनी में हिसाब कर लो तो आपको पता चलेगा कि बाईजूस का क्या वैल्यूएशन है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी में प्रॉफिट क्रिएट करना, लेवल कॉस्ट देखना और ओवरऑल कंट्री का जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। मैंने आपको केस स्टडीज भी बता दिया। ठीक है, बिजनेस साइकिल का कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस साइकिल में कुछ कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। दो कारण होता है सर, एक इंटरनल कॉजेज और एक एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज मतलब fluctuation in effective demand, fluctuation in investment, variation in government spending, macroeconomic policies, money supply, psychological factors. एक्सटर्नल में वार, पोस्ट वार रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब वार के बाद, टेक्नोलॉजी शॉक, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। सर ये सब पॉइंट अब जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जो आपको केस स्टडीज पढ़ाया, हेलो सनोन, नानी बोलो, सुबी, शिवा, सभी को पूछ रहा हूँ, मैंने अभी जो आपको केस स्टडीज पढ़ाया, क्या इसमें ये सारा पॉइंट कवर नहीं हुआ है? टेल मी सर। हाँ सर जी हुआ है। सारा पॉइंट कवर हो चुका है सर केस स्टडीज के अंदर। तो कैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉज दोनों मिलके, ठीक है, बिजनेस साइकिल को इफेक्ट करता है, ये हम लोगों ने अलग अलग केस स्टडीज में भी देख लिया। ठीक है, तो इंटरनल कॉज में मेनली क्या क्या होता है, डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट करता है, या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, गवर्नमेंट अपना मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या लेता है, मनी सप्लाई, कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ रहा है कि घट रहा है, जैसे चाइना, श्रीलंका का रिसेंट प्रॉब्लम क्या रहा, श्रीलंका में मनी सप्लाई डिटोरिएट हो गया। अब मनी सप्लाई डिटोरिएट हो जाएगा तो फिर हमारे आपकी पॉकेट में पैसा कहाँ से आएगा? श्रीलंका का रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस को देखो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि श्रीलंका में रिजर्व सरप्लस खत्म हो गया था, स्पेशली फॉरेन रिजर्व, ठीक है, ड्यू टू कोरोना। और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वो अपनी कंट्री में, ये मैं इकोनॉमिक्स के प्योर क्लास में डिस्कस करके रखा कि इसके ऊपर एक स्टडीज भी किया कि श्रीलंका में ऐसा क्यों हुआ है। श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व खाली हो चुका था, और फॉरेक्स रिजर्व खाली होने के कारण उनके पास पेट्रोल खरीदने के लिए भी जो पैसा है वो अपने पैसे से खरीदना पड़ रहा था, उनके पास कोई डॉलर नहीं था। और डॉलर जो उन्होंने कमाया था एक्सपोर्ट करके पहले, जैसे कि वो काफी एक्सपोर्ट करता है, टूरिस्ट से कमाता है, चाय बेचता है, मसाला, ठीक है, स्पेशली सिनामॉन, ठीक है, ये सब चीजें बहुत अच्छा है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंकन एग्रीकल्चरल, मसाला, चाय, ये सब में बहुत ग्रोथ है। साथ में टूरिस्ट, कोरोना में टूरिस्ट नहीं आया, एक्सपोर्ट बंद हो गया था, इंटरनेशनल शिप आना जाना बंद हो गया था। तो श्रीलंका उस पीरियड में एक गलत डिसीजन ले लिया। श्रीलंका ने एक अच्छा डिसीजन लिया रहा था, लेकिन डिसीजन गलत था। श्रीलंका ने डिसीजन लिया, आइलैंड नेशन है, बहुत बड़ा देश नहीं है, इसलिए शायद सोचा था कि हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने सोचा था कि श्रीलंका में जितना एग्रीकल्चर होगा सारा ऑर्गेनिक होगा, मतलब नो केमिकल फार्मिंग। लेकिन इतना आसान नहीं है नो केमिकल फार्मिंग। हाँ, श्रीलंका कर सकता है, अगर इकोनॉमी नॉर्मल लेवल में है तो श्रीलंका कैन डू दैट। बट अगर अगर केमिकल फार्मिंग को ऑर्गेनिक में बदलना है, और अगर कोरोना पीरियड में इतना खर्चा और इस तरह से इनकम बंद हो जाना, ठीक है, फॉरेन रिजर्व खाली हो जाना, श्रीलंका के लिए नहले पे दहला। अब उसने काफी सारा केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर दिया, एक्सपोर्ट भी नहीं, इंपोर्ट भी नहीं किया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काफी ऑर्डर दे दिया। अब पैसा तो देना पड़ेगा। अभी इस हालत में कंट्री के पास पैसा नहीं है, कोरोना आ गया, इनकम, डे टू डे इनकम डिटोरिएट, हर तरह से श्रीलंका मुश्किल में फंस गया। इतना बड़ा मुश्किल कि अभी श्रीलंका को इंटरनेशनल बैंक हेल्प किया, इंडिया ने हेल्प किया, तब जाके अब श्रीलंका का सिचुएशन थोड़ा ठीक ठाक, ठीक तो नहीं हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि कम से कम अभी थोड़ा शांत हुआ, नहीं तो सिचुएशन बिगड़ रहा था। मतलब खाना भी नहीं मिल रहा था लोगों को, लोग रास्ते में लाइन लगा रहा था। और श्रीलंका का इकोनॉमी इतना खराब नहीं था, ऐसे लो पॉपुलेशन कंट्री है, हार्डली 1.5 से 2 करोड़ लोग रहते हैं, तो कंट्रोलेबल था, लेकिन वो भी मुश्किल में पड़ गया था। सो मनी सप्लाई का प्रॉब्लम था सर, ठीक है। साथ में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी मार्केट में एक प्रॉब्लम करता है इंटरनल लेवल में।
According to Pigo, the famous economist, modern business activities are based on anticipations of business community and are affected by waves of optimism or pessimism. मतलब हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग क्या सोच रखते हैं। जैसे भारत में अगर आप स्टेट वाइज देखो कि कुछ स्टेट्स बड़ा डेवलप है, कुछ स्टेट जैसे साउथ का स्टेट्स, साउथ इंडियन स्टेट्स, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर ऑप्टिमिज्म। लेकिन अगर आप ईस्टर्न इंडिया को देखो, इवन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज आल्सो ऑप्टिमिज्म, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, हाँ, नॉर्दर्न पार्ट में हरियाणा, दिल्ली साइड, बट ईस्टर्न पार्ट्स में बड़ा पेसिमिज्म है, झारखंड, बिहार, बंगाल, हाँ, उड़ीसा। ठीक है, अगर कंट्री के अंदर लोगों के अंदर सिर्फ जॉब 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 ऐसे ही चल रहा है, मतलब जॉब कहाँ से मिलेगा पता नहीं, पर जॉब 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 एक सोरठ लगा के रखा है। If entrepreneurs are optimistic about the future market condition, they make investment, and as a result of expansionary phase may begin. The opposite happens when entrepreneurs are pessimistic about future market conditions. Investors tend to restrict their investment. With reduced investment, employment, income, and consumption also take a downturn, and economy face a contraction in economic activity. तो बेसिकली इकोनॉमी अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, इसमें कंट्री का यूथ, कंट्री का एंटरप्रेन्योर, कंट्री का बिजनेसमैन, कंट्री के गवर्नमेंट, सभी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। ठीक है, ये सब सोचते क्या है। इनोवेशन थ्योरी, चार्टर का एक बहुत फेमस इनोवेशन थ्योरी है, ट्रेड साइकिल ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉबवेब, ये भी एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, इनका मानना है कि Nicholas Stadler holds that business cycle result from fact that present price substantiality influence the production at the same future date. The present fluctuation in price may become responsible for fluctuations in output and employment at same subsequent period. मतलब आज अगर आप कुछ फ्लक्चुएशन देखते हो तो इसका इफेक्ट जरूर फ्यूचर में पड़ने वाला है। ठीक है, सिमिलरली वार, पोस्ट वॉर, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी मैटर करता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट द लास्ट एंड कंक्लूजन स्टेज में आ गए सर हम लोग, रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। आपको बिजनेस डिसीजन लेने में बिजनेस साइकिल कैसे हेल्प करता है? अरे बहुत हेल्प करता है। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को चेक करो, अगर आप केस स्टडीज देखो तो आप देखो कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुआ है। हाँ, बहुत गलती किया है तभी तो मुश्किल बड़ा है। So business cycle affect all aspects of an economy. Understanding business cycle is important for businesses of all types as they affect the demand for their products and in turn their profits, which ultimately determine whether a business is successful or not. हमारे देश में डेली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, बट प्रॉब्लम है ना, उनके पास कोई मौत नहीं है, वो बस प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि ये इतना पैसा लगाएंगे, इतना सेल करेंगे, इतना प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, मतलब वो ना तो आगे सोचता है ना तो पीछे सोचता है। Knowledge regarding business cycle and their inherent characteristics is important for a businessman to frame appropriate policies. For example, the period of prosperity opens up new and superior opportunities for investment. जब prosperity चलता है सभी के लिए अपॉर्चुनिटी आता है, तो प्रॉस्पर पीरियड में मौका सबके लिए है, बट जब डाउन ट्रेंड हो तब क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन एंड देयर बाय प्रमोट बिजनेस। इन कॉन्ट्रास्ट, ए पीरियड ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन, जब मार्केट में रिसेशन है, मार्केट में मंदी है, डिप्रेशन है, तब बिजनेसमैन को पेशेंस रखना पड़ता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम हो जाता है, प्रॉफिट लो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को डटा के रखना पड़ता है कि नहीं हम रहेंगे। अगर उस पीरियड को वो देख लिया ना तो उसके बाद आगे उसको बहुत कुछ देखने वाला है सर। The profit maximizing firm has to consider the nature of economic environment while making business decision. ऐसा नहीं कि कभी दुकान चला नहीं तो दुकान बंद करके भागे, मतलब आपका बिजनेस का सोच ही गलत था। ठीक है, बिजनेस अप एंड डाउन होके चलता है सर। इसका मतलब कभी अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप दुकान बंद करके अगर भागते हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपको पेशेंस रख के चलना पड़ता है। ठीक है, पेशेंस कैसे आता है? नॉलेज के साथ। अगर ज्ञान नहीं तो पेशेंस नहीं मिलेगा सर। ठीक है, प्रॉब्लम यही है। अब ज्ञान क्या पढ़ाई करके से मिलता है? नहीं सर, जिंदगी से भी ज्ञान मिलता है। डिपेंड करता है कि आप किताबों से ज्ञान लो या जिंदगी से लो, बट कहीं से जरूर लो। मैं तो बोलता हूँ कि किताब और जिंदगी दोनों से लो। ठीक है, क्योंकि किताब आपको रास्ता दिखाता है, जिंदगी आपको ऐसे ही सिखा देगा। ठीक है, जिंदगी हमारे सामने बहुत सारा चीज, लाइफ लेसन जिसको बोलते हैं, जिंदगी हमारे सामने बहुत सारा चीजें हम सामने रखता है। किताब हमें उस रास्ते को पार करने का उपाय दिखाता है। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अगर किताब को छोड़ के सिर्फ जिंदगी के ऊपर भरोसा करें तो हमें रास्ता दिखने के टाइम पे डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक अ गूगल मैप। गूगल मैप आपको कभी भी सही जगह पर नहीं पहुंचा सकता।
हाँ सर, कई बार गलत करता है गूगल मैप, लेकिन अगर आपको रास्ता चलने का नॉलेज होना तो गूगल मैप को बेहतरीन वे पे यूज करना आपसे कौन मतलब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो गूगल मैप इज लाइक दैट, इट्स लाइक अ किताब। ठीक है, लेकिन रास्ते में चलना आना चाहिए, तब जाके आप सही डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंचोगे। ठीक है, तो बुक्स एंड सोर्स ऑफ नॉलेज इज लाइक दैट। तो बिजनेस साइकिल्स have tremendous influence on business decisions. The stage of business cycle is crucial while making managerial decisions regarding expansion of downsizing. Business have advantageously respond to the need of auditor production level. मतलब कब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, कब आपको प्रोडक्शन को लो करना चाहिए, सही टाइम पे सही डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही एकदम सारा पैसा लगा दे, ऐसा भी नहीं कि पैसा ही ना लगाए, छोटा सा खुल के रह दे। मतलब आपको टाइमिंग समझना चाहिए कि भाई किस टाइम पे पैसा फंसाना चाहिए, किस टाइम पे प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए, किस टाइम पे प्रॉफिट थोड़ा कम मार्जिन में छोड़ना चाहिए। ये सारा चीजें इम्पैक्ट करता है सर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, और इसमें बिजनेस साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो कंट्री और जो बिजनेस जितना अच्छे से इस परफेक्टली इसको फोरकास्ट कर पाता है, वो उतना अच्छा डेवलप बिजनेस बना पाता है, और डेवलप कंट्री और डेवलप इकोनॉमी एंड डेवलप स्टेट बना पाता है। Economic forecasts are not perfectly reliable, neither of course are the hunches of institutions of entrepreneurs. Understanding what phase of business cycle an economy is and what implication the current economic conditions have for their current and future business activity. आज क्या है, कल क्या हो सकता है, ये सारा चीज आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो if you understand business cycle properly, then you can take proper decisions in proper time. ठीक है सर, चैप्टर तो मैंने आपको कवर कर दिया, बस एक हेल्प करना है आपको कि आपको इस चैप्टर रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चंस है आपको एक बार गो थ्रू कर लें। मैंने सारा पॉइंट कवर कर दिया, अगर किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत हुआ आप मुझे जरूर पूछे। 27 इसमें एमसीक्यूज हैं, आप जरूर इस एमसीक्यू को गो थ्रू करके रखें सर। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आपको कोई डाउट आता है आप मुझे जरूर पूछ लीजिएगा सर। ये रहा आज का डिस्कशन। ओके, नयनी, सैनॉन, शिवास, समझ में आया ना सर सबको, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, टूटा फूटा घुसा है दिमाग में। क्या टूटा फूटा घुसा सर? मतलब सर एक बार और पढ़ूंगा ना तो याद मतलब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। ओके सर, ठीक है, एक बार पढ़ लो, कोई डाउट हो तो फिर मैं बाद में ऐसे भी फिर से और रिपीट होगा ये, जब रिपीट करवाऊंगा नेक्स्ट में, और एक बार कर लेना, फिर अभी एग्जाम बाकी है ना। ठीक है, ओके सर, चलो फिर टाटा बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।